राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की जो अपनी क्लास रहेगी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, देखो लिए तो मैंने जनवरी से लेकर के जून तक, आज 11 जून तक लिए हैं। वैसे जो जनवरी फरवरी का मंथ है उसमें से कुछ ज्यादा नहीं लिया, वैसे जो इंपोर्टेंट है वही चीज ऐड की है। तो ज्यादा अपने को देखो आने के जो चांस है प्रश्न, तो फरवरी के बाद में मार्च अप्रैल मई और 11 जून तक के मैंने लिए, तो यहां से ज्यादा लिए हैं, ज्यादा इन्हीं का ही है। तो अपने ये करेंगे साथियों। देखो इसमें क्या क्या रहेगा, जितने भी जनवरी से लेकर के आज 11 जून तक प्रश्न बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो सारे आपके आ जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। उसमें मैं बताऊं आपके आयोजन आ जाएंगे, महोत्सव आ जाएंगे, सम्मेलन भी आ जाएंगे, खेल परिदृश्य वैसे मैंने करवा रखे अलग से सब कुछ। पहले की क्लास नहीं देखी है ना, तो आपको इस क्लास में अगर एक क्लास देख लेते तो आपको बार बार पीछे की सारी देखनी पड़ेगी, क्या देखे क्या नहीं देखे ना। तो प्रमुख पुरस्कार भी आ जाएंगे, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल फिर से इसमें मैं करवा दूंगी आपको, और योजनाएं नीतियां इसके साथ में जो एमओयू समझौते हुए वो भी इसमें कर लेंगे। तो सब कुछ इस क्लास में आ जाएंगे। तो ये क्लास शानदार रहने वाली साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 के अनुसार वर्ष 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को किस स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। तो 20 ट्रिलियन डॉलर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर है वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2026। देखो शुभारंभ होता है इसका गंगा दशहरा तरीके समापन होता है विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून तक। तो यानी कि 25 मई से शुभारंभ होता है वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का 25 मई 2026 से समापन कहा 5 जून 2026 तक। फिर देखो अगर पूछे इसमें कि प्रथम स्थान पर जिला कौन सा रहा, तो इंपॉर्टेंट है कि जयपुर राज्य में, ये ध्यान रखना। तो गंगा जल संरक्षण जल अभियान है राजस्थान सरकार द्वारा जल संकट से निपटने के लिए शुरू किया गया एक बड़ा जल आंदोलन है, ठीक है। तो थोड़ा फटाफट करेंगे तभी होगा, फटाफट रिवीजन क्लास समझो। हाल ही में दिवंगत हुए पद्मश्री सम्मानित संत बैजनाथ जी महाराज का संबंध पूछे तो सीकर जिले से ध्यान रखना। और राजस्थान में हरियाणा राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान का जो शुभारंभ है ये 5 जून 2026 को शुभारंभ हुआ। और राजस्थान बजट 2026 का इसमें राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने हेतु पूछे आपको कि कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, तो 10 करोड़ लगाने का, और अब तक लगाए गए कितने 19 करोड़, और वर्ष 2026 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है रजत चौहान है ना, इन्होंने देखो एक तो गोल्ड मेडल, 2 कांस्य पदक जीते। देखो मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में राजस्थान के तीरंदाज जो रजत चौहान है, इन्होंने एक तो गोल्ड 2 कांस्य पदक जीते, ठीक है ना। ये वैसे में खेल खिलाड़ी देखो अभी जो जून वाले है ना वो यहाँ पे कुछ ऐड किए, बाकी 11 जून तक जितने भी हुए, बाकी जो पीछे मैंने एक जगह खेल खिलाड़ी सारी करवा रखे वो फटाफट कर लेंगे। फिर देखो राजस्थान पुलिस संचालित ऑपरेशन समाई का मुख्य उद्देश्य पूछे आपको, तो ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक समावेशन करना है। और स्कूल चैलेंज टीएफआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र विद्यालय पूछे आपको राजकीय इंपोर्टेंट है, तो पीएम श्री विद्यालय राहुली टोंक याद रखना। और राजस्थान सरकार एमरिको द्वारा प्लग एंड प्ले औद्योगिक सेट्स योजना का संचालन किया जा रहा है, किसके द्वारा, राज्य सरकार एमरिको द्वारा प्लग एंड प्ले औद्योगिक सेट्स योजना का संचालन, ठीक है। फिर देखो आईसीएआई जयपुर चैप्टर के चेयरमैन पूछे 2026 आईसीएआई जयपुर चैप्टर के चेयरमैन कौन है, सीए दीप्तांशु पारिक, ये नियुक्त की, ध्यान रखना। फिर है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के शोधकर्ता कौन, डॉक्टर योगेश जोशी है ना, इन्होंने हिमालय में 7 नई प्रजातियों की खोज की। वैसे तो लाइकेनिकोलिस कवक की 18 प्रजातियों की पहचान की, जिसमें 7 प्रजातियां हैं वो भारत में फर्स्ट बार दर्ज की गई, ठीक है ना, भारत में ये पहली बार दर्ज की गई 7 प्रजातियां। तो कौन, ये डॉक्टर योगेश जोशी ने की खोज 7 नई प्रजातियों की। और वर्ष 2025-26 में बात करें कृषि एवं समन्वित क्षेत्र के जीवीए में सर्वाधिक योगदान पूछे, तो देखो न्यूनतम और सर्वाधिक ध्यान रखना आपको। सर्वाधिक योगदान तो पशुधन का रहा, पशुधन क्षेत्र का सर्वाधिक रहा, न्यूनतम रहा मत्स्य का, न्यूनतम तो देखो 0.54% रहा मत्स्य का, तो सर्वाधिक पशुधन का कितना 49.35%, और फसल का फिर 42.61%, और वानिकी व लौंगिक का 7.49%, ठीक है ना। नेक्स्ट आत्मघाती ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण पूछे तो कहां किया गया, आत्मघाती ड्रोन है दिव्यास्त्र MK फर्स्ट का जोधपुर में, रखना। और विकसित करता है अवृत रक्षा कंपनी है ये, और रेंज 500 किलोमीटर की, रेंज कितनी है 500 किलोमीटर की, और परीक्षण सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मोबाइल लॉन्चर से किया गया। आत्मघाती ड्रोन दिव्यास्त्र MK का सफल परीक्षण जोधपुर में, रखना, ठीक है। फिर है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, इसका लक्ष्य देखो 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता देना, और इस योजना के अंतर्गत युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत रुपए कितने 2 करोड़ रुपए तक का ऋण 6% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। और दिसंबर 2025 तक कितनी 706 इकाइयों को कितने रुपए 764.43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट आबा आईडी से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना कि आबा आईडी बनाने में राजस्थान में देश में स्थान पूछे तो सेकंड स्थान प्राप्त किया है, और आबा आईडी है वो 14 अंकों की नियुक्त हेल्थ आईडी साथियों। और राजस्थान में देखो पूछे तो 7.19 करोड़ है ना, यानी कि 7.19 करोड़ लोगों की ये मतलब डिजिटल हेल्थ पहचान बन चुकी है, और आबा आईडी का राजस्थान में स्थान है सेकंड, और भारत में पूछे तो 90 करोड़ प्लस, ठीक है। देखो मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ तो कब 2005 में हुआ, वर्ष 2005 में मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ। उद्देश्य की बात करें तो टीएडी से वंचित पहाड़ी क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक एवं बुनियादी विकास करना इसका उद्देश्य है। मगरा क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग जो कि पहाड़ी से घिरा हुआ है और जो जनजाति क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आता है। और शामिल जिले की बात करें साथियों इनमें तो ब्यावर है, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ है। एक बार इसको फिर से देख लो मगरावाड़ा कोई प्रश्न बने तो। अभी फर्स्ट ग्रेड में देखो जीके के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया 31/5/2026 को कि वर्ष 2025 में राजस्थान में किस जिला में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए। और वैसे मैंने ये टॉपिक करवा रखा है, उसमें सेम टू सेम लाइन में लिखवा किया। तो ऑप्शन में ये दे रखे थे सर्वाधिक आए वो जयपुर उदयपुर से आए थे, ठीक है ना। राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों को एआई आधारित कृषि सलाह उपलब्ध कराने हेतु किस संस्था के साथ एमओयू किया भाई, तो ये किया वाधवान एआई फाउंडेशन के साथ किया। राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों के एआई आधारित कृषि सलाह उपलब्ध कराने के लिए जो किया वो वाधवान एआई फाउंडेशन के साथ एमओयू किया। और गंगानगर सिटी एफसी ने प्रथम राजस्थान सीनियर लीग का पहला खिताब जीता, किन्होंने गंगानगर सिटी ने, ठीक है। और राजस्थान में 30 करोड़ की लागत से टेक्नो हब अजमेर, भरतपुर और कोटा शहरों में स्थापित किया जाएगा। तो भाई जो टेक्नो हब है वो 300 करोड़ की लागत से कहां पर स्थापित किया जाएगा, अजमेर, भरतपुर, कोटा। और जून 2000 ये इंपोर्टेंट ध्यान रखना, कब की बात, अब जून 2026 तक की बात है। पीएम कुसुम योजना के जो कंपोनेंट सी है इसमें राजस्थान का देश में स्थान ध्यान रखना, थर्ड सी। देखो एबीसी 3 नंबर पे आता है तो थर्ड है ये रहा है ये, ठीक है ना। फिर देखो भारत गौरव अवार्ड 2026 के अंतर्गत राजस्थान से सम्मानित होने वाले व्यक्ति भी देख लो कौन कौन पूछे आपको, तो प्रवीण शर्मा, एक पैसे नाम दो तो प्रवीण शर्मा और पीयूष पांडे है, एक योगाचार्य ठकाराम और एक सनवर हर्षवाल है। ये भारत गौरव अवार्ड 2026 के अंतर्गत सम्मानित हुए। और फिर है प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन खिलाड़ी है, आरसी स्वामी है, गायत्री देवी है और देवांशी शर्मा है, ठीक है। तो भाई मैं थोड़ा सा फटाफट करवा रही हूँ, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रभात गोस्वामी को सरोज कुमारी केदारनाथ माहेश्वरी हिंदी भाषा व्यंग्य पुरस्कार से सम्मानित किया। अगर आपको पूछे कि सरोज कुमारी केदारनाथ माहेश्वरी हिंदी भाषा व्यंग्य पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, तो प्रभात गोस्वामी को किया गया। फिर बात करते हैं अनवी राठौड़ की, तो अनवी राठौड़ ने हाल ही में ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स का क्या जीता, खिताब जीता। और जिंक फुटबॉल एकेडमी जयपुर ने, देखो इंपोर्टेंट है, जिंक फुटबॉल एकेडमी जयपुर इन्होंने फर्स्ट राजस्थान सीनियर विमेंस फुटबॉल का खिताब जीता है।
एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना, नीति आयोग द्वारा जारी जल बस्टिंग का पायलट प्रोजेक्ट में राजस्थान में शामिल 3 ब्लॉक है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट देश के 18 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है, राजस्थान के 3 ब्लॉक ध्यान रखना, एक तो कोटड़ी भीलवाड़ा, एक नीम राजस्थान, भीम राजस्थान, कोटड़ी भीलवाड़ा और अबू रोड सिरोही, ये 3 है नीति आयोग द्वारा जारी जो जल बस्टिंग पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें 3 जिले राजस्थान, 3 ब्लॉक राजस्थान के शामिल किए गए। कोटड़ी भीलवाड़ा में बात करें तो जो भूजल दोहन है वो 1432.5% और भीम राजस्थान में 145.24%, अबू रोड सिरोही में 113.98%। ठीक है, फिर बात करते हैं जो कंचनार चौधरी है, इन्होंने बीकानेर में आयोजित राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के महिला वर्ग में गोला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने कंचनार चौधरी ने, और कहा आयोजित बीकानेर में राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप और महिला वर्ग में जो कंचनार चौधरी ने गोला फेंक के गोल्ड मेडल जीता। फिर बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीएम स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना जो पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की, इसमें बात करें तो 1.0 की शुरुआत तो देखो जून 2020 से स्टार्ट की गई, 1.0 की तो जून 2020 से, और 2.0 की शुरुआत 2025 में 9 सितंबर से, और योजना को अब देखो इस योजना को कहां तक बढ़ा दिया गया है, योजना को मार्च 2030 तक विस्तृत कर दिया गया। ठीक है, और पीएम स्वनिधि योजना ये पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। ठीक है ना। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाने की मंजूरी है, वो दिसंबर 2028 तक दी। और पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण हुए, ये जो अभियान है इसका शुभारंभ देखना 9 जून 2016 को। और मैं थोड़ा सा जल्दी करवाती हूँ आपको। भारत सरकार ने देखो 28 फरवरी 2026 को महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए, तो 28 फरवरी 2026 को जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर है इसके रोकथाम के लिए 3 महीनों का राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण शुरू किया। और इस कार्यक्रम के तहत एक टीका है जो निःशुल्क किया जा रहा है, उसका नाम ध्यान रखना गार्डासिल 4। ठीक है, और राजस्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में किसके प्लांट स्थापित करने के लिए नई योजना लागू की, तो ये है सीईटीपी, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। फिर है ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण शौर्य के लिए वीर चक्र से अनिमेश पाटनी को सम्मानित किया गया। ठीक है ना, वीर चक्र से अनिमेश पाटनी को। नेक्स्ट है गगन जैन एंड जय शर्मा, इनको देखो फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 में शामिल राजस्थान के युवा आदमी को कौन पूछा आपके कौन है ये जिनको शामिल किया गया फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 में, तो ये है राजस्थान के ध्वन शर्मा और जय शर्मा। और बांसवाड़ा से संबंधित परियोजना, इस परियोजना का नाम ध्यान रखना अपर हाई लेवल केनाल। आज इस योजना के बारे में मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी फुल डिटेल, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा से संबंधित है ये परियोजना, कौन क्या नाम है, अपर हाई लेवल केनाल। ठीक है ना। और ब्रज चैलेंजर भरतपुर, इसमें बात करें तो जीआर महिला कबड्डी लीग 2026 के प्रथम संस्करण की विजेता टीम है ये ब्रज चैलेंजर भरतपुर की टीम रही। 7 अप्रैल 2026 को जयपुर में पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिमी क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो जयपुर में पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिम क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस आयोजन 7 अप्रैल 2026 को किया गया। और सम्मेलन की अध्यक्षता पूछे तो किसने की, अध्यक्षता की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने की। फिर है नेक्स्ट राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का 35वां दीक्षांत समारोह है, ये कब संपन्न हुआ, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का 35वां दीक्षांत समारोह 25 अप्रैल 2026 को। और समारोह में भारतीय उपराष्ट्रपति कौन, सीपी राधाकृष्णन है, ये मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता किन्होंने की, अध्यक्षता की गई माननीय राज्यपाल और राजस्थान के कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े द्वारा की गई। और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित, ठीक है, तो कार्य की अध्यक्षता हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े के द्वारा की गई। और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे उप मुख्यमंत्री कौन, प्रेमचंद बेरवा थे। और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास जो अग्रवाल है ये उपस्थित, ठीक है, अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। फिर है 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2026। देखो जो 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2026 इसका आयोजन तो होता है 26 से 28 फरवरी 2026 को। और कहां पर होता है, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। और उद्देश्य है इसका भारत में इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देना और नेटवर्किंग बढ़ाना नेटवर्किंग को, और विदेशी खरीदार और भारतीय विक्रेताओं के बीच व्यापारिक नेटवर्क को बढ़ाना, नेटवर्किंग उसको। और देखो ये भारत का एक प्रमुख B2B पर्यटन व्यापार मंच है, बिजनेस टू बिजनेस पर्यटन व्यापार मंच है। और आयोजन करता है वो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय FICCI और राजस्थान पर्यटन विभाग। ठीक है ना। तो 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2026 इसका आयोजन होता है जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर 26 से 28 फरवरी 2026 को। नेक्स्ट है कि 25 अप्रैल 2026 को राजस्थान जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित 23वें कैंसर सर्वाइवर्स डे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इन्होंने कैंसर जो विजेता हुए इनके सास को सम्मानित किया भाई। और कब और किसके द्वारा, 25 अप्रैल 2026 को जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र के द्वारा। ठीक है ना। और फिर है मंजिल प्रोग्राम, देखो ये क्या है, एक मंजिल प्रोग्राम का सीधा पूछ ले कि क्या कार्यक्रम कौन सा है, तो ये एक स्किल डेवलपमेंट एवं रोजगार उन्मुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है मंजिल प्रोग्राम का वो किशोरियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। संचालन की बात करें तो शिक्षा विभाग राजस्थान एवं RSLDC के सहयोग से किया गया। और पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन, इसकी आयोजन अवधि है वो 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक, 9 से 23 अप्रैल तक। तो 8वां पोषण पखवाड़ा शुरू हुआ। और थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास रखी गई। और उद्देश्य है कुपोषण में कमी एवं जल जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन जो अवधि है वो 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक है। और ये 8वां पोषण पखवाड़ा शुरू था 9 से 23 अप्रैल तक का। और अब बात करते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, तो राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट स्थान प्राप्त किया साथियों। और राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण माह में सेकंड, ध्यान रखना राष्ट्रीय स्तर पर तो पोषण पखवाड़ा में फर्स्ट स्थान और माह में राष्ट्रीय पोषण माह में सेकंड। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो इसकी रैंकिंग है जनवरी मासिक रैंकिंग, इसमें फर्स्ट स्थान और फरवरी मंथ में सेकंड स्थान प्राप्त किया। ठीक है ना, जनवरी में फर्स्ट और फरवरी में सेकंड। वैसे याद कर लोगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें, जनवरी की बात करें तो जनवरी फर्स्ट नंबर पे आती है, फरवरी सेकंड में तो सेकंड। फिर है माय भारत बजट कन्वेंस 2026, तो आयोजन इसका 12 से 13 अप्रैल 2026 को होता है, माय भारत बजट कन्वेंस 2026। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजन होता है सहयोग खेल विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण। उद्देश्य इसका युवाओं को नीति निर्माण प्रक्रिया से सीधे जोड़ना। और केंद्रीय बजट 2026 को नाम दिया गया युवा शक्ति से प्रेरित बजट। और देश भर में 1 लाख यंग लीडर्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट देखो इसको एक बार छोड़ो, ये देखो 1 मई 2026 को, मई की बात है, एक तो डेजर्ट नेशनल पार्क में वाटर होल गणना आयोजित हुई। और गणना के अनुसार राज्य पक्षी गोडाउन की संख्या 41 दर्ज की गई। और NDP क्षेत्र में 52 बिंदुओं पर वन्यजीव गणना की गई। और कुल बात करें तो 2602 वन्यजीव पक्षी दर्ज किए गए, जिसमें चिंकारा के चिंकारा तो 1082 और जो सांड वो 282 और नीलगाय 870, यानी कि टोटल 2602 वन्यजीव पक्षी दर्ज किए गए। और राजस्थान विधानसभा प्रतीक चिन्ह का जो आदर्श वाक्य है राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, तो राजस्थान विधान का नया जो प्रतीक चिन्ह है ये राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, ये राज्य के 45वें स्थापना वर्ष पर लॉन्च किया गया। और जो नया लोगो है, इस नए लोगो का अनावरण है राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया अनावरण। और लोगों में राज्य वृक्ष खेजड़ी को भी दर्शाया गया है और राज्य पालतू पशु ऊंट भी शामिल है, देखना फोटो मैंने भेजी थी एक दिन। और शीर्ष पर अशोक स्तंभ और राज्य पक्षी गोडाउन अंकित है।
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 इसका आयोजन कहाँ किया गया और कब? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का जयपुर में 21 और 22 मई 2026 को। उद्देश्य देश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना और प्रशासन को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाना। और आयोजक संस्थाएं हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान। फिर है राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप समिट 2026 इसका आयोजन होता है। देखो सीसाइड स्टार्टअप से सीसाइड से 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 को और आयोजन जयपुर में होता है। इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 का आयोजन उदयपुर के जो फील्ड क्लब में होता है 27 से 29 फरवरी 2026 तक। और मंत्रालय एमएसएमई और FORIT और फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि FORI और RTI, ठीक है। और 75वीं सीनियर स्टेट तैराकी चैंपियनशिप में महिला 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में जो योग्य सिंह है इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। कौन सी? 75वीं सीनियर स्टेट तैराकी चैंपियनशिप में 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में योग्य सिंह ने नया रिकॉर्ड बनाया। फिर है सहकारिता विभाग में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा देखो 17 से 26 अप्रैल तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन जयपुर में किया गया, जो जवाहर कला केंद्र जयपुर यहाँ किया गया। सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा 27 से 26 अप्रैल तक किसका? राष्ट्रीय सहकार मेला मसाला मेला 2026 का जवाहर कला केंद्र जयपुर में शुभारंभ होता है गौतम कुमार दत्त और सहकारिता राज्य मंत्री द्वारा, ठीक है ना। ये है गौतम कुमार दत्त सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो। और प्रदेश में चारागाह जल स्रोत वन और अन्य संसाधनों के संरक्षण व बेहतर उपयोग को लेकर राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का जो शुरुआत है ना वो 15 अप्रैल 2026 को की गई। तो सामलात अधिवेशन 2026 की शुरुआत 15 अप्रैल 2026 को और इंदिरा गांधी पंचायती राजस्थान एवं ग्रामीण विकास संस्थान में हुआ। उद्घाटन पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने की। फिर बात करें राजभाषा सेमिनार का आयोजन। देखो आयोजन होता तो है उदयपुर में राजभाषा सेमिनार का कब? 9 से 10 अप्रैल 2026 को, 9-10 अप्रैल 2026 को। और वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्थानों द्वारा और मुख्य अतिथि हैं वो किशोर कुमार जुगनू जी जो वरिष्ठ साहित्यकार और अध्यक्षता जो चंद्रदीप कुमार झा है। और थीम है इसकी देश के विकास में भारतीय भाषाओं का योगदान। राजस्थान सेमिनार आयोजन 9 और 10 अप्रैल 2026 को उदयपुर में, ठीक है। थीम है देश के विकास में भारतीय भाषाओं का योगदान। फिर है राजस्थान पुलिस द्वारा उमंग 7 विशेष अभियान का संबंध किससे है? तो यह बाल श्रम एवं बाल तस्करी उन्मूलन द्वारा। और खेत बचाओ अभियान 2026 इसकी बात करें तो 1 से 30 जून 2026 तक। और उद्देश्य किसानों की रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना और तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ाना। और प्रमुख फोकस है वो जीवामृत, बीजामृत और घन जीवनामृत जैसी प्राकृतिक खेतों की विधियों का प्रचार प्रसार करना है खेत बचाओ अभियान 2026। और ये थोड़ा सा देख लो इंपोर्टेंट है कि थार ड्राई पोर्ट राजस्थान के कौन सा? हिरनोदा फ्लोरा जयपुर में स्थित है थार ड्राई पोर्ट राजस्थान। और शुभारंभ इसका मई 2026 में होता है। और एक R4C है जो कि राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु स्थापित किया जाने वाला केंद्र है R4C। तो आपको पूछे कि राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कौन सा केंद्र स्थापित किया गया? तो ये R4C सॉरी। और देश की कम पानी में बम्पर पैदावार वाली पहल श्री वे हाइब्रिड बाजरा जो किस्म है 2HB 273 इसका विकास राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर ने किया। और फिर है सिस्तान सैडबोआ, एक सांप की प्रजाति आपको पूछ रही चर्चा में रही है। सिस्तान सैडबोआ ये सांप की प्रजाति है। और फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कंप्रेहेंसिव इंट्रोडक्शन पुस्तक की लेखिका पूछे तो डॉक्टर प्रीति है, ये ध्यान रखना। ये कुछ समझौते वगैरह भी है इधर कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने RCA ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने डेनमार्क क्रिकेट फाउंडेशन के साथ समझौता किया। आपको पूछे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन किसके साथ समझौता किया? तो डेनमार्क क्रिकेट फाउंडेशन के साथ। फिर है विदेशी भाषा संचार कौशल। राजस्थान सरकार ने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी एवं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ MOU किया, ठीक है ना। फिर वेदांता समूह अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पशु कल्याण पहल TACO यानी कि द एनिमल केयर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने सरिस्का बाग अभ्यारण्य में जो अग्निवेश अग्रवाल है नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने को राजस्थान सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। यानी कि वेदांता समूह अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पशु कल्याण पहल TACO ने सरिस्का बाग अभ्यारण्य में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने हेतु राजस्थान के सरकार के साथ क्या किया? MOU पर हस्ताक्षर किए। और जो 16वीं जनगणना 2027 है इसका शुभंकर देख लो। प्रगति और विकास है प्रथम चरण है वो 1 मई से 15 मई तक 2026 तक। और मकान सूचीकरण है वो कब तक चला? 16 मई से 14 जून 2026 तक, ठीक है ना। और सबसे टफ काम ये होता है। और राजस्थान साहित्य अकादमी ने विभिन्न योजनाओं के तहत कितने रुपए 16.24 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृति की। और पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना के तहत 112 पांडुलिपियों को मंजूरी दी जिसमें से 84 तो कविता है, 21 कथा साहित्य उपन्यास हो गया, 2 निबंध और आलोचना और 5 नाटक एकांकी विविध श्रेणियों में आते हैं। और साहित्य वित्तीय सहायता योजना के तहत 5 साहित्यकारों को सहायता मिली। कौन से? ब्रह्मानंद बाबा है, राजाराम बादुआ, गोविंद जोशी, राम स्वरूप किसान है और पूर्णिमा मित्रा है, ठीक है। फिर बात करते हैं पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 जो कि अप्रैल 2026 में जारी हुआ। और राजस्थान का प्रदर्शन की बात करें तो कुल रैंक 15वां स्थान रहा। उद्देश्य है ग्राम पंचायतों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। और कुल पंचायत इसमें शामिल है, ध्यान रखना 11,037। ये थोड़ा सा देखना इंपोर्टेंट है जिसमें आपको ये ध्यान रखना इंपोर्टेंट है कि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ पंचायत करोला पंचायत सांचौर ब्लॉक जालोर। देखो इसमें कितने कुल पंचायतें शामिल 11,037 जिसमें A ग्रेड पंचायतें 8 है, B ग्रेड है 5,437, C ग्रेड में कितने? C ग्रेड 5,389 और D 203। और शीर्ष राज्य की बात करें तो त्रिपुरा है जो कि 943 A ग्रेड पंचायतों के साथ फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। और राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ पंचायत पूछे तो करोला पंचायत सांचौर ब्लॉक जालोर, ठीक है। फिर बात करते हैं सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर स्थित प्रमुख सिंचाई परियोजना है। और अनुमानित लागत की बात करें तो 5,900 करोड़ रुपए है। और वित्तीय वर्ष 2026 में DPR तैयार करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। और लाभान्वित जिले इसमें पाली, जालोर, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सोलंबर, उदयपुर आता है। फिर बात करें थोड़े सोलर पार्क देख लेते हैं कि फ्लोदी पोखरण सोलर पार्क है, इसकी क्षमता 750 मेगावाट और विकास है रेल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। फ्लोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट ध्यान रखना। और फतेहगढ़ चरण है ID इसकी क्षमता की बात करें तो 1500 मेगावाट है, विकास है अंडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड। और बड़ला सोलर पार्क फ्लोदी की बात करें तो क्षमता 2245 मेगावाट। और ये सोलर पार्क 4 चरणों यानी 4 फेज में विकसित किया गया है। थोड़ा सा ये देख लो कि प्रथम फेज का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा स्वयं के स्तर पर किया गया। और दूसरा, तीसरा, चौथा जो फेज है इसका विकास है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत किया गया। अब देखो प्रथम फेज की बात करें तो क्षमता 65 मेगावाट है और विकास करता है यानी कि RSPDCL यानी कि राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। और ये कंपनी RREC की कंपनी है, सहयोगी कंपनी है। प्रथम फेज की क्षमता 65 मेगावाट, द्वितीय फेज की क्षमता 680 मेगावाट और इसका भी विकास करता है RSPDCL राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। तृतीय फेज की क्षमता 1000 मेगावाट और चतुर्थ फेज की क्षमता 500
500 मेगावाट, ठीक है। फिर बात करते हैं पुगल सोलर पार्क की क्षमता 2450 मेगावाट और विकास ये है आरएसपीडीसीएल यानी कि राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। फिर बात करते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 में जो जोन थोड़ी सी देख लो कि इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क ये कहां पर, ये तो जम्मू रामगढ़ में, धुलाई जयपुर में, और मैटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहां स्थित है, बोरानाडा जोधपुर में, बोरानाडा जोधपुर में है मैटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, और इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है जम्मू रामगढ़ में, धुलाई जयपुर में। और स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन की बात करें तो खुसखेड़ा भिवाड़ा, टॉयज बच्चों को खुश रहते हैं, खुसखेड़ा भिवाड़ी ये याद रखिएगा, द्वितीय। और सोलर पैनल निर्माण पार्क कांकानी जोधपुर, और हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क है बोरानाडा एक्सटेंशन जोधपुर। और सिरेमिक एंड ग्लास जोन है ये सोनियान चित्तौड़गढ़ में है, यूनिटी मॉल परियोजना फिटनेक पार्क जयपुर में, और राजस्थान पेट्रो जोन बालोतरा में। और ये मैंने इधर आपको करवाई दिए हैं, ठीक है ना, वाक्य वगैरह प्रतीक चिन्ह राजस्थान विधानसभा के फिर रहते हैं स्पेस पे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 11 अप्रैल 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले की कौन सी 200 जो जयंती है इस पर बंदी हुई 2 साल से प्रत्येक ब्लॉक में देखो सावित्री बाई, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट लग रहा है, बाई फुले की लाइब्रेरी और सभी जो जिले हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय की स्थापित करने की घोषणा की, ठीक है ना। और फिर है भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज का आयोजन है वो पोखरण फील्ड जयपुर रेंज जैसलमेर में किया गया। और जयपुर मेट्रो फेज की स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट लागत है वो कितनी है 13,37.66 करोड़ रुपए पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया सितंबर 2031 तक। और कुल लंबाई है 22.8 किलोमीटर। और रूट की बात करें तो प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक का है, और साझेदारी 50% राजस्थान और भारत सरकार की 50-50 दोनों की, ठीक है। और फिर बात करते हैं राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा द्वारा प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित संचार ऐप के अंतर्गत चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया। स्पीड इसी हिसाब से रहेगी फटाफट, क्योंकि अभी मैंने वैसे तो करवा रखे हैं, सभी मंथ के अलग-अलग करवा रखे हैं, कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है जिन समझौते वगैरह इसमें मिलन, बाकी आपका रिवीजन है पीछे मैंने बहुत आराम से समझा करके विश्लेषण करके करवा रखा है सारा कुछ, आप वहां से भी एक-एक देख सकते हो क्लासेस। ये आपका एक क्लास में आपको बैठना नहीं पड़ेगा, इसलिए क्लास में सारी चीजें लिया मैंने। मानसून रिपोर्ट की बात करें तो राजस्थान मानसून 2025 जो इसमें कुल वर्षा बात करें तो जून सितंबर 2025 तक 715.2 मिमी, और सामान्य वर्षा है वो है 435.6 मिमी, और अधिकता की बात करें तो 64% और एलपीए का 164%। फिर बात करें 17 फरवरी 2026 को मार्जिन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में भारतीय सेना ने एडवांस 28 फीट हैवी ड्रॉप सिस्टम 20L का सफल परीक्षण किया। देखो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है ना, ये देखो मैंने बताया कि शुभारंभ देखो इसका अवधि की बात करें तो 25 मई 2026 से 5 जून 2026 तक थी, और शुरुआत की बात करें कब तक चले 5 जून तक 2026 तक। और शुरुआत की बात करें तो बिशलपुर बांटोंग से उद्देश्य है जल पुनर्जीवन, जल जागरूकता, जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना, जल स्रोतों की सफाई, सामाजिक भागीदारी, ठीक है ना। और फिर बात करते हैं कि संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन द्वारा दूसरा संस्करण है वो 7-8 मई 2026 को आयोजित किया गया, कहां, जयपुर में। और आयोजन में एक तो राजनाथ सिंह और जनरल अनिल चौहान शामिल थे, और सम्मेलन का जो विषय नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता, और सम्मेलन का उद्देश्य अंतरिक्ष युद्ध, साइबर युद्ध और संज्ञानात्मक युद्ध, और जैसे ये बढ़ते क्षेत्र में सैन्य चुनौतियों का मूल्यांकन करना है। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण है जो 7 और 8 मई 2026 को आयोजित होता है जयपुर में, ठीक है। ये चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो कि लोकसभा द्वारा पीठासीन अधिकारियों की समिति की जो द्वितीय बैठक ये जा रहा है, लोकसभा द्वारा पीठासीन अधिकारियों की जो सेकंड बैठक है वो जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में की गई, और गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। प्रथम बैठक है वो भोपाल में की गई, और समिति के सभापति नरेंद्र सिंह तोमर। और माउंट आबू ग्रीष्म महोत्सव है 2026, इसमें राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में 9-10 मई 2026 को 2 दिवसीय ग्रीष्म महोत्सव आयोजित होगा, ठीक है। और 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 है, इसमें राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखना फर्स्ट स्थान प्राप्त किया, इंपोर्टेंट है। आयोजन की बात करें तो भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय थीम इंपोर्टेंट, जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना, और संसद रत्न पुरस्कार 2026 है, इसका आयोजन प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा किया गया। शुरुआत इस पुरस्कार की 2010 में की गई, और 2026 राजस्थान के 2 सांसदों को ये ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, एक पीपी चौधरी को, एक लुम्बाराम चौधरी, इनको किया गया इसमें चयनित देने के लिए। और पीपी जो चौधरी इसको 4 बार संसद रत्न पुरस्कार मिला। और 45वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन जोधपुर में किया गया, अंडर 17 में जयपुर में पुरुष व महिला दोनों वर्गों में खिताब जीता। फिर बात करते हैं साथियों जो प्रथम नारायण बारेट पत्रकारिता पुरस्कार 2026 है, इसमें बात करें तो ये दिया गया अखिलेश आंकोदिया को। और बालोतरा की मंजू चौधरी है, इन्होंने एक तो गोल्ड और एक कांस्य पदक जीता है बालोतरा की मंजू चौधरी ने। खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग लीग में, और आयोजन होता है रुद्रपुर उत्तराखंड में, तो किसमें जीता बालोतरा की मंजू चौधरी ने, खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिल। और नेशनल चैंपियनशिप पिन बॉलिंग यूनिफाइड 2026 का आयोजन 20 और 24 2026 को नई दिल्ली में, और जोधपुर के बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। अब इसको इंपोर्टेंट है तो अलग से मैंने इसको अलग से लिख दिया कि पंचायत 29 सूचकांक 2.0 इसमें राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ पंचायत पूछा आपकी कौन सी रही, तो करोला पंचायत जालो रही है। और मथानिया में बनेगा कौन सा, फिकल स्लस ट्रीटमेंट प्लांट, और प्लांट में सेप्टिक टैंक एवं गंदे पानी से निकलने वाले विशिष्ट वैज्ञानिक उपचार किया जाएगा। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना। और राजस्थान में पहले से कार्यरत जो एफएसटीपी वो खंडेला लाल सोट सांबर फुलेरा। और 14 मई को मेटा सिटी में राव दादू जी की अश्वरूप प्रतिमा जोधपुर में पूर्व राष्ट्रपति सब भैरव सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। और फिर बात करते हैं ये इंपोर्टेंट थोड़ी सी ना, आप जो कुलगुरु वगैरह है ना इनको थोड़ा सा देख लेना, या मैं छोटी सी क्लास डालूंगी अलग से, सभी के यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के नए कुलगुरु ध्यान रखना, अब इनके स्थायी बना दिए कैलाश डांगा को, ठीक है। राजस्थान ऋषि भट्टहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलगुरु पूछे तो प्रोफेसर रमन कुमार दवे हैं, और वर्तमान में आरपीसी के सदस्य देखो अध्यक्ष आरपीसी के उत्कल रंजन साहू है, और सचिव है रामनिवास मेहता, और ये अध्यक्ष आरपीसी के। तो राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 316 के तहत नियुक्त किया गया आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, और डॉक्टर अशोक कुमार तलवार है, केसरी सिंह राठौर, डॉक्टर सुनील कुमार बिस्सू, आयुब खान, कैलाश चंद्र मीना। फिर बात करते हैं राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष पूछे मदन लाल भाटी, और प्रमुख सदस्य गोपाल कृष्ण, और प्रोफेसर राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, पवन मंडविया, अशोक कुमार जैन है। और नाट्य शास्त्र पंचम वेद पर एकाग्र ग्रंथ का संपादन पूछे कला संस्कृति मर्म के द्वारा किया गया, ये डॉक्टर राजेश कुमार व्यास है, जो कला संस्कृति मर्म है डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। फिर बात करें अंजनी शेखावत, इन्होंने 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशाने वाली चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 240.5 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। और श्रीगंगानगर जिले के कौन मानव सुधार है, इन्होंने भारतीय नेशनल क्रिकेट टीम में चयन है इनका, और अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे भाई। और जयपुर की जो मोनिका जाखड़ है, इन्होंने भोपाल में आयोजित जो 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग प्रतियोगिता, इसमें जयपुर की मोनिका जाखड़ ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। और कोटा की अरुंधति चौधरी है बॉक्सर, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए इनको चयनित किया गया। और अरुंधति जो चौधरी है बॉक्सर कोटा की 70 केजी बार वर्ग में मुकाबला करेगी, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्कॉटलैंड ग्लासगो में कब 22 जुलाई से 2026 तक है, और कोच इनके अशोक गौतम है। फिर बात करते हैं 36वीं राजस्थान स्टेट लिफ्टिंग एमआईबीपी चैंपियनशिप का आयोजन भीलवाड़ा में विजेता रहा लोधी, और लोधी के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड और 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। और महेंद्र चांडा ने मास्टर्स एंड सीनियर्स वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, और गौरव बोरा ने सब जूनियर वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीते। धाकड़ खान ने 1 गोल्ड और 2 रजत पदक जीता, और स्वर्ण पदक विजेता अब सूरत में होने वाली जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप उसमें भाग लेंगे। फिर बात करते हैं बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी है, ये आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए वैभव सूर्यवंशी। और इन्होंने एक सीजन में 72 छक्के लगाकर के क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, और 17 पारियों में इन्होंने उपलब्धि हासिल किया, जिसमें 13 पारियों में 1000 से ज्यादा इन्होंने रन बनाकर के रिकॉर्ड तोड़ा। और भाई किसी को अपने टेलीग्राम चैनल का नहीं बताया तो स्टडी पॉइंट हब नाम से है, ठीक है ना। और
इसकी जो पीडीएफ है ना मैं बोल दूंगी, जो अभी देखो पहले तो कुछ 1-2 मिनट डाल क्योंकि पुरस्कार वगैरह की या मार्च अप्रैल की पता नहीं, बट इस सभी की ना इकट्ठी मैं बोल दूंगी भैया, बना करके आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है ना, टेलीग्राम आईडी पे। जयपुर की दिव्यांशी जैन ने चीन में आयोजित जो 33वीं रीनिंग एशियन जूनियर स्पेन साइज में गर्ल्स अंडर 13 वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और जयपुर की धैर्य गोंगिया क्वार्टर है फाइनल में आकर 5वें स्थान पर है। यश कुमार भरतपुर के, इन्होंने 14 वर्ग की आयु जूनियर में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 33 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और फाइनल में कजाकिस्तान के साइद राकिम बेर्दी ने 4.1 से हराया। और राजस्थान स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में स्थापित किया जाएगा, ये भी देखना थोड़ा सा, ठीक है। ये वैसे तो करवा रखा है, आप एक बार पढ़ो तो इनको देख लो। इसका उद्देश्य देख लो कि 2028 ओलंपिक के लिए 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करना है और चयनित खिलाड़ियों को 25,000 रुपए मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता मिलेगा। और जिसमें 20% सीटें वो पैरा खिलाड़ियों के लिए भी आरक्षित है। और योजना का लाभ है जो केंद्र की टीओपीएस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, जो टीओपीएस टारगेट ओलंपिक बॉडी स्कीम योजना का लाभ ले रहे हैं वो होंगे इसके अंतर्गत, और 20% पैरा खिलाड़ियों के लिए भी आरक्षित, ठीक है। और अंजलि शेखावत निशानेबाजी है, ये 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की कितनी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 240.5 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता। और ये तो आ गया ना, मैंने बता दिया है। और उत्तर भारत का पहला जिंक पार्क पूछे तो कहां का भीलवाड़ा और रिको और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया उत्तर भारत का पहला जिंक पार्क, क्षेत्रफल 111 एकड़, उद्देश्य जिम्मेदारी से धातु उत्पादन को बढ़ावा देना। और प्रदेश का पहला बकरी बैंक अभियान पूछे तो जैसलमेर में शुरू होगा, उद्देश्य की बात करें मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। और केरल द्वारा बकरी का शिकार कर पशुपालकों को फिर तुरंत एक नई बकरी दे दी जाती है। और बकरी के दूध से बना एक साबुन और शैम्पू प्लांट स्थापित होगा, जो राजस्थान का पहला संगठित गोट मिल्क साबुन शैम्पू का, जो कहां पर पाली, सोजत पाली में, ठीक है ना। और लागत इसकी 15 लाख रुपए, क्रियान्वयन संस्था राजीविका, हैदराबादी नस्ल की बकरियों का दूध का उपयोग होगा। और जो लाभार्थी है वो एक ग्रामीण परिवार, ठीक है। और राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स पावर सप्लाई वाला डेटा सेंटर पूछे कहां स्थापित किया गया, तो सीता प्रौद्योगिकी क्षेत्र जयपुर में। और थोड़ा सा ये देख लो कि राजस्थान के किस जिले में 3666 हेक्टेयर भूमि ओरेंज के रूप में आरक्षित किया गया, जैसे थोड़ा सा इंपोर्टेंट है वो करवा देती हूं मैं फटाफट। थोड़ा सा पैनोरमा देख लो आपको, देखो श्री विद्यासागर जी का पैनोरमा अजमेर में ध्यान रखना, और तेजा जी का सुसुर अजमेर में, खेमा बाबा का बायतु बालोद में, पन्ना दारा का मेरी गांव पाड़ोली चित्तौड़गढ़ में, गोगादेव जी राठौड़ का सांकला जोधपुर, हरबू जी का बैंकी बुडौल, और संत श्री दुर्बलनाथ जी का पैनोरमा बांदीकुई, और हरियाणा पैनोरमा सलूमर, श्री रावदेव चंद्र पैनोरमा जोधपुर, श्री महावीर जी का पैनोरमा कहां करौली में, और पन्ना दारा का मेरी गांव पाड़ोली चित्तौड़गढ़, और चालकनेती माता का चालकना गांव बाड़मेर, और ईश्वरदास का जालीपा बाड़मेर में, संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा जयपुर, जीण माता पैनोरमा रिवासा साकर दामसीकर, और श्री जसनाथ जी पैनोरमा बीकानेर, और जीण माता पैनोरमा ये वापस आ गया, और श्री भामा पैनोरमा चित्तौड़गढ़, और क्रेमेती बाई का पैनोरमा सीकर, संत सदाराम जी का जैसलमेर, नागंती माता का नागाना बालोतरा, सियादी पैनोरमा झालावाड़ जोधपुर। और जयपुर जिले की खेजराबाद पंचायत में ट्रिपल आर सेंटर शक्ति संगम स्थापित किया गया, जिसका पूरा नाम देख लो। और राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट पूछे आपको स्थापित कहां, भिवाड़ी अलवर में, भिवाड़ी अलवर में, और सलारपुरा खुशखेड़ा भिवाड़ी पूरा नाम देख लो, सॉरी कभी कभी पता नहीं क्या बोला जाता है। और ये भारत का पहला लघु मध्यम उद्योग नेतृत्व वाला सेमीकंडक्टर प्लांट है। फिर राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्याकुंज, जिसका शुभारंभ 30 अप्रैल 2024 को, और कहां पर, डी ब्लॉक बुद्ध विहार अलवर में, उद्घाटन भूपेंद्र यादव संजय शर्मा द्वारा किया गया। बायोब्रिक्स और एग्रोप्लास्टिक ब्लॉक्स किस संस्थान द्वारा विकसित किए गए, तो भारतीय औद्योगिक संस्थान जोधपुर आईआईटी जोधपुर द्वारा। थोड़ी नीतियां इसमें से जो इंपोर्टेंट है वो थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो वैसे तो मैंने करवा के अलग से आप देखा, राजस्थान रोजगार नीति 2026 12 जनवरी 2026 को जारी, और लक्ष्य है मार्च 2029 तक कितने 15 लाख रुपए रोजगार अवसर पैदा करना। अब थीम ये भागीदारी देखो, श्रम बल भागीदारी 64.4, बेरोजगारी 4.2, थीम है रोजगार सृजन को प्रोत्साहन। देखो भाई नीति है ना, ये आपको अलग से क्लास ले लेना, मुझे अलग से डाल रखी है ना, बहुत शानदार तरीके से समझा रखा है, वहां से आप कर लेना। यहाँ पर तो मैं एक बार फटाफट करवा रही हूं आपका रिवीजन। राजस्थान रोजगार नीति के 4 स्तंभ है, प्राथमिकता क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिकता क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, हरित रोजगार, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं, और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार। फिर है राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, देखो अवधि 31 मार्च 2029 तक का नोडल उद्योग वाणिज्य है, ठीक है। और इसका एक प्रावधान थोड़ा सा देख लो। पूंजी अनुवाद की बात करें तो 25% 10 वर्षों में वार्षिक वेतन है, और ब्याज अनुदान 7% दर है, जो कि 7 वर्षों के लिए। और अधिकतम की बात करें तो 50 लाख रुपए प्रति वर्ष है। कौशल विकास है वो 4000 रुपए 6 माह तक है, और प्रशिक्षण लागत 50% क्षतिपूर्ति है। और विशेष रियासत में स्टाम्प ड्यूटी 75% छूट और क्षतिपूर्ति 25% है, और विद्युत छूट है वो 7 सालों के लिए, इनकी 100% जीरो बिल आएगा। इनमें से बस आप एक बार ये देख लो, बाकी सारी वहां से देखना, ये ठीक है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति है, इसका देखो मंजूरी इसको मिलती है 25 फरवरी 2026 को, लागू 18 मार्च 2026 को होती है। और इसके मॉडल देखो, एक तो 4 मॉडल निर्धारित किए गए हैं। मॉडल ए की बात करें तो इसमें पूरी भूमि है वो रिको द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मॉडल बी में 80% तो भूमि डेवलप कर देगा और 20% भूमि रिको देगा। मॉडल सी की बात करें तो इसमें 100% निजी डेवलपर की होगी भाई। और मॉडल डी की बात करें तो इसमें पीपी प्राइवेट, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसके तहत विकास होगा। और इसमें से कोई ये पूंजी अनुवाद में देख लो कि अगर 100 एकड़ पार्क पर आप औद्योगिक पार्क लगाते हो तो अनुदान 20 करोड़ पूंजी का है, और अगर 100 से 250 करोड़ लगाते हो तो कितना देना पड़ेगा आपको, 30 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। अगर 250 से अधिक लगाते हो तो 40 करोड़ का अनुदान देना पड़ेगा। और औद्योगिक पार्क का लक्ष्य की बात करें तो 40:60:4 है, 40 है। और हरित विकास हेतु 12.5 करोड़ प्रति पार्क व्यय का प्रावधान है। और तो मैंने इसमें नहीं करवाऊंगी, बट ये थोड़ी सी देख लो। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, देखो शुभारंभ 12 जनवरी 2026 को, प्रभावी 31 मार्च 2026 को होता है। अब मैंने 3 आपको योजना बताई थी जिनकी डेट 12 जनवरी 2026 को ध्यान रखना है। ये कौन कौन सी, ये देखो ये नीतियां हैं, एक मिनट, ये 3 नीतियां हैं जो राजस्थान युवा नीति, राजस्थान स्वरोजगार नीति और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार नीति, तीनों की एक डेट है 12 जनवरी 2026 को, ठीक है। तो ये 3 आपको ध्यान रखनी है। तो जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, बात करें इसमें 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, और 8वीं से 12वीं जो पास युवा है उनको देखो सेवा व व्यापार क्षेत्र में तो 8वीं से 12वीं वालों को तो 3.50 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, विनिर्माण क्षेत्र में 7.50 लाख रुपए, और 8वीं से 12वीं वालों को तो इनमें यही है। और अगर स्नातक आईटीआई और अधिक योग्यता युवा से ज्यादा तो सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में तो 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, और विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये थोड़े से कुलगुरु है, इनको थोड़े से देख लो, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। देखो रमन कुमार दवे है राजऋषि बढ़ते हुए मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलगुरु, और कुलगुरु पद पर नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि से 30 वर्ष या 7 वर्ष की आयु प्राप्ति करने तक की है। फिर बात करते हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार, और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा, और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु अब ये नहीं रहे, स्थायी हो गए कैलाश डांगला, ठीक है ना, डांगा जो मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले। और महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा, और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु प्रोफेसर मनोज दीक्षित, और महर्षि दयानंद सरस्वती के विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ला। मुझे बताना कमेंट में कि अगर आपको कुलगुरु की छोटी सी वीडियो ट्रिक्स के साथ याद करवाना है बता देना, मैं करवा दूंगी, ठीक है। इसे याद नहीं रहते तो जगत गुरु रामानंद राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु प्रोफेसर मदन मोहन झा, और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी, और बावड़ी बाईसा आकांक्षा मोदी, जिसको बावड़ी बाईसा के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में बावड़ियों के संरक्षण के लिए आकांक्षा मोदी बावड़ी बाईसा के नाम से विख्यात है। और उदयपुर का बेहतरीन चित्तेरा डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तेरा सूक्ष्म कलाकार कहा जाता है इनको,
ठीक है ना। और इनमें से इसके अलावा वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा के लिए गठित प्रमुख समितियां और सभापति। देखो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 8 और 9 अप्रैल 2026 को वर्ष 2026-27 के अन्य समितियों का गठन किया, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहा, ठीक है रहेगा। और इसमें बात करते हैं कि प्रमुख वित्तीय समिति और सभापति की बात करें तो इन सभी का कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक है। जैसे जनलेखा समिति की बात करें तो इनके नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, और प्राक्कलन समिति के अपने सभापति की बात करें तो संदीप शर्मा, और जनलेखा समिति के सभापति टीकाराम जूली, प्राक्कलन समिति ख के बाबू सिंह राठौर सभापति, और राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ सभापति, और नियम समिति के कौन है वासुदेव देवनानी, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के राजेंद्र पारिक, और पिछड़े वर्ग के संबंधी समिति के कौन है नरेंद्र बुडानी, और महिलाओं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के कल्पना देवी आगे। इनमें से आप ये और देख लो कि पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वानों संबंधी समिति के हरि सिंह रावत, इनको थोड़ा आप देख लो। वैसे तो ये देखो कि डीग जिले की राहर गांव पंचायत की सरपंच कुसुम सिंह इनको नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मेले में प्रतिष्ठित महिला वीकल लीडर अवार्ड से नवाजा गया। फिर बात करते हैं मेलोडी ऑफ कलर्स प्रदर्शनी में डॉक्टर सुषमा महाजन के कला चित्रों की 60 जलन कृतियों का प्रदर्शन किया गया। आयोजन 17 जनवरी 2026 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और उदयपुर के डॉक्टर इकबाल सक्का ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का टेबल टेनिस तैयार किया है, और ये तो कोई दिक्कत नहीं, इनका तो कर रखा है। केकड़ी है प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई शहर बना भाई। और ये थोड़ा सा देख लो कि मारो खेत जोधपुर मार्च 2026 में टाइम मैगनीज वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैलेस 2026 की सूची जारी की गई, और इसमें 2000 सूची की शामिल में टाइम पत्रिका के विश्व श्रेष्ठ स्थान 2026 की सूची का में शामिल है मारो खेत जोधपुर। ये देखो कौन कौन है इसमें। आईन भारतीय चयनित स्थान देखो मारो खेत जोधपुर हो गया, यानी कि 3 प्रमुख समितियां इनको स्थान मिला। बाकी मारो खेत जोधपुर, द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट एमपी, और शक्ति हिमालय प्राण लो से कुमाऊं उत्तराखंड। और राजस्थान का झुंझुनू जिला, इसमें खेरड़ी के पास एक त्योदा गांव है, उसमें स्थित रीड का टीला से 11वीं सदी के भव्य मंदिर को प्राचीन आबादी के अवशेष मिले हैं। और जो चंदन की खेती दक्षिण राजस्थान में कौन से मेवाड़ बागगढ़ क्षेत्र के उदयपुर सिरोही और बांसवाड़ा जिलों में 25-25 हेक्टेयर क्षेत्र में चंदन वन विकसित किए जाने की जो योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई, और इस क्षेत्र हेतु उदयपुर की कालका और जो बाकी नर्सरीज को चयनित किया गया। और राजस्थान विश्वविद्यालय राज्य की पहली यूनिवर्सिटी जहां हाइड्रोजन गैस लैब स्थापित होगी। और अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र की बात करें तो इसकी जो स्थापना है अंबेडकर पीठ मुर्ला जयपुर में अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र की स्थापना की गई। और कायलाना झील वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब है, वो जोधपुर की कायलाना झील को दक्षिणी कोरिया और सिंगापुर के विशेषज्ञों के सहयोग से वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब बनाया जा रहा है। और सहयोग है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक और दक्षिणी कोरिया सिंगापुर के विशेषज्ञ द्वारा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना पूछे तो आपको श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो जयपुर ध्यान रखना, उद्देश्य किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक कीट नियंत्रण प्रशिक्षण करना। और अगर आपको पूछे कि महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की, जयपुर के आमेर में, लागत 101 करोड़ रुपए की, और इसका उद्देश्य शारीरिक शिक्षा खेल प्रशिक्षण अनुसंधान को बढ़ावा देना। और राजस्थान मंडपम में बनेगा देश का सबसे बड़ा 7000 सीटों वाला कन्वेंशन सेंटर, नाम क्या है पदम मंडपम। ये बात मंडपम की तर्ज पर जयपुर में बनेगा, ठीक है ना। और इसमें 4 ऑडिटोरियम होंगे, सभी को वैदिक नाम दिया गया। और राजस्थान मंडपम द्रव्यवती नदी के किनारे जयपुर में बनेगा भाई। और प्रदेश का पहला उड़ान यात्री कैफे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि उद्घाटन की बात करें 29 मार्च 2026 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा वर्चुअल रूप में, और यहाँ पर यात्रियों को 10 रुपए में मिलेगा पूरा का पूरा नाश्ता। और होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र ये स्थापित किया जाएगा राजस्थान के टपुकड़ा में, ठीक है। और राजस्थान का जो अलवर जिला है ना, ये इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 के तहत 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला बना भाई अलवर जिला। और 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला वैदिक एक्सीलेंस सेंटर जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय वैदिक संस्थान जयपुर में स्थापित किया गया। राज्य का पहला नेफेड बाजार पूछे तो नेहरू सरकार भवन में शुरू किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 पर राज्य के शाहपुरा जयपुर स्थान पर अटल वन का उद्घाटन किया गया। और चंडीगढ़ में आयोजित 5वीं खेलो मास्टर्स नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान से विनोद कुमार मेलावत सीकर ने 85 प्लस आयु वर्ग में 6 गोल्ड मेडल जीते। और जयपुर मेट्रो फेज 2 ये सबसे बड़ा कॉरिडोर जो कि 42.80 किलोमीटर लंबा, जो कि कहां से बनाया जाएगा, टोडी मोड़ से पलातपुरा तक बनाया जाएगा। ये मैं थोड़ी देर पहले करवाया भी था। राजस्थान में 41 मार्च 2026 को पहले राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले के निपटारे के लिए 480 बेंचों का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 को दिया गया। ये हनुमानगढ़ के अनिल बिश्नोई को हिरणों के रक्षक को लिए और उनको सम्मानित किया गया। और राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में राजस्थान को 27.6% यानी कि रैंक की बात करें 14वीं जो रैंक है स्कोर के साथ 14वीं रैंक में रखा गया। और राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2025 का साहित्य पुरस्कार दिया गया जितेंद्र कुमार सैनी को। और 20 सूत्री प्रोग्राम को लागू करने में प्रदेश का जो सबसे अव्वल जिला रहा वो भीलवाड़ा, फिर झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। और अवैध मध्यम सिंचाई योजना की प्रथम गणना समय पर पूर्ण करने पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राजस्थान को मिले सम्मान को भुवन जो भास्कर इन्होंने ग्रहण किया है। और हाल ही में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, वो है अनवर खां मंगनियार। थोड़ा सा ये देख लो कि हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट ओहोस्टेल सालाडो पर तिरंगा वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने फहराया जोधपुर के। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं पैरा नेशनल चैंपियनशिप में प्रियंका बिश्नोई ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। और अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन को अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा चूरू जिला स्टेडियम का नामकरण है वो लिफ्टनेट जनरल ये सगत सिंह राठौड़ के नाम पर किए जाने की घोषणा की। और जो बर्ड रिंगिंग अभियान है ये केलादेव राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया। और हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से प्रकाशित स्त्री की दिव्यता पुस्तक का विमोचन किया गया। और जतन संस्थान में आंतरिक शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में मंडला 2026 का आयोजन किया गया मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हुआ। जोधपुर में राजसखी जोधना मेला 2026 का आयोजन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा किया गया। और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस को स्मार्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में आईटी आधारित तकनीक के बेहतर उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया डायमंड अवार्ड, ठीक है। और जो विजयपाल डूडी है, अवधेश अकोदिया, इनको राजस्थान के पत्रकारों में ये दो जिनको रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। और ग्रामीण महिलाओं में फूड न्यूट्रिशन हेल्थ और वोस्ट घटक और प्रभावित क्रियान्वयन के लिए राजीविका ने किसके साथ एमओयू किया, सेंटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस जयपुर के साथ। और अरुंधति चौधरी है साथियों, इन्होंने मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कजाकिस्तान की बॉक्सर बकेत सैयदिस को 4-1 से हराकर के कोटा के चौधरी ने 70 किलो भार में गोल्ड मेडल जीता। और प्रियंका चौधरी है, इन्होंने 24वीं पैरा नेशनल चैंपियनशिप जो कि भुवनेश्वर में आयोजित हुई डिस्कस थ्रो में प्रोदी की प्रियंका चौधरी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा की एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट लक्ष्मी को 23.69 मीटर से इंडिया नेशनल रिकॉर्ड से हराया। फिर जो हर्ष चौधरी मुक्केबाजी जयपुर के मुक्केबाज हर्ष चौधरी इन्होंने एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य जो ब्रॉन्ज मेडल है ये मिला। और आर्यन नेहरा है सिख के तैराक जो जर्मनी में इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026 इसकी 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और धीरज चौधरी और शिव है, इन्होंने मॉस्को में 15 से 21 अप्रैल तक आयोजित जो वुशु स्टार प्रतियोगिता है इसमें राजस्थान के खिलाड़ी धीरज चौधरी और शिव, इनको बात करें तो शिव है इनको गोल्ड मेडल जीता, धीरज चौधरी को रजत पदक मिला। और रीवा अरोड़ा जयपुर की, इन्होंने लिटिल अंडमान प्रो 2026 इसमें सर्किंग प्रतियोगिता में 5.23 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। और
सनातन प्रीमियर लीग 2026 लीग 2026 आयोजन इंदौर एमपी में विजेता टीम की बात करें राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे और पहली बार ये चैंपियन और उप विजेता मध्य प्रदेश अहिल्या माता गार्जियन। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ और इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल है। और 2 पारंपरिक खेल इसके अंतर्गत जैसे मल्लखंब हो गया और कबड्डी हो गया, इनको भी प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल किया गया है। और कृष्णा नागर 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते 2 और पुरुष एकल वर्ग फाइनल में सुदर्शन एमएस को 24-10 और 21-19 से हराया। भाई कृष्णा नागर को मैंने नाम कहीं लड़की बोल दिया है तो सॉरी, ठीक है ना। मिश्रित युगल SH6 नित्यश्री सोमती शिवन के साथ स्वर्ण फाइनल में और सुदर्शन एमएस जय कुमारी को 21-7 और 21-11 से हराया। और कुछ ये पुरस्कार जिनमें से थोड़े इंपॉर्टेंट है वो अपने देख लेते हैं। एक तो देखो उदयपुर के शारीरिक शिक्षक जो कौशिक पवार है, इनको डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित और सम्मान का कारण शारीरिक शिक्षा खेल क्षेत्र के उत्कृष्ट में योगदान दिया। और बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड इससे सम्मानित किया गया हर्षिता भार्गव को। और राजस्थानी कथा साहित्य मेला लेखन पोखरण पुरस्कार की बात करें तो इसमें जो विजेता है 2026 में संतोष चौधरी जोधपुर की कौन सी कृति के लिए कार्यकल्चर इनकी कृति है, और भंवरलाल ब्रह्मर जो बीकानेर की इनकी कृति ऊपर लोपासो। और प्रत्येक साहित्यकार को 11,000 रुपए सम्मानित राशि दी गई। और 5वां पोखरण राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी साहित्य पुरस्कार, ये राजस्थान कथा साहित्य महिला लेखन पोखरण पुरस्कार। और आयोजित संस्था की बात करें तो मुक्ति संस्था बीकानेर है, क्षेत्र राजस्थानी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 राजस्थानी भाषा जितेंद्र कुमार सोनी कृति है इनकी बर्खमा कहानी। और पुरस्कार स्वरूप की बात करें तो ताम्रफलक वशोर और 1 लाख रुपए इनको पुरस्कार के रूप में बेंटी की साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में प्रदान किए जाएंगे। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, ठीक है। सबसे पहले तो इसका संचालन विभाग कौन सा है। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की बात करें तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान इसका संचालन विभाग है। फिर इसके उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सहायता राशि वो देखो साथियों 2,000 रुपए प्रति माह, और वार्षिक लाभ है ना वो प्रति माह अधिकतम रुपए कितने 20,000 रुपए है। और लाभार्थी की बात करें कौन कौन है, वो ये छात्र होंगे जो गृह स्थान से दूर जिला मुख्यालयों पर अध्ययन कर रहे हैं और वो किराया पे गेस्ट रूम में रह रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा, ठीक है। सहायता राशि 2,000 रुपए प्रति माह अधिकतम 10 माह और वार्षिक लाभ है वो प्रति छात्र अधिकतम कितने 20,000 रुपए। और संचालन विभाग सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान है। अब बात करें कौन कौन पात्र होगा अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना से, तो देखो वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, लेकिन वो देना है वो नगर का निवासी नहीं होना चाहिए। और SC ST OBC MBC EWS वर्ग के विद्यार्थी पात्र होंगे इन सबके। और राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों में नियमित अध्ययन तो वो कहां राजकीय महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों में होनी चाहिए। और किराया पीजी में रहने वाले छात्र ही पात्र होंगे कौन सी की बात करें अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। और योजना का लाभ है वो अधिकतम कितने 5 वर्ष तक होगा। तो एक बार आप देख लो अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, ठीक है। और फिर बात करते हैं राजस्थान वरिष्ठ अधिविकट पत्रकार सम्मान योजना। देखो लाभार्थी बात करें तो 60 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, कितने 60 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। और समान राशि की बात करें तो वृद्धि देखो इसमें पहले कितनी थी, पूर्व राशि इसकी 15,000 रुपए प्रति माह थी और वर्तमान में कर दिया 18,000 रुपए, 3,000 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इनकी बात राजस्थान वरिष्ठ अधिविकट पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक वाले इसमें होंगे और पहले 15,000 थी और वर्तमान में अभी 18,000 रुपए है। और दिवंगत पत्रकार की जो पत्नी है तो राशि वृद्धि उनमें बात करें तो पहले इनकी जो पत्नी है, जो दिवंगत पत्रकार इनकी पत्नी को पहले राशि दी जाती थी 7500 रुपए प्रति माह, अब कितनी करती 9,000 रुपए। देखो यहाँ 15 से 18,000, इनकी पत्नी की बात करें तो 3500 से 9,000 प्रति माह करती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो इसका उद्देश्य है किसानों को बिजली बिल में राहत देना ही इसका है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का। किसानों से बिजली से ठीक है हमको बिल में राहत देना और कृषि कार्य में उपयोग होने वाली बिजली की लागत को कम करना है। प्रमुख प्रावधान की बात करें तो प्रावधान देखो साथियों, जो कृषि बिजली कनेक्शन है ना उस पे कितने 10,000 रुपए प्रति माह सब्सिडी, तो हर माह सब्सिडी है वो किस पर कृषि बिजली कनेक्शन पर दी जाएगी। और अनुदान की बात करें तो अधिकतम है कितने रुपए 12,000 रुपए हर साल, प्रति वर्ष कितने 12,000 रुपए अनुदान देगी। और बिल है वो सब्सिडी की राशि सीधे बिल में एडजस्ट की जाती है और जिससे किसानों को क्या जो उनका बिल है वो जीरो हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। भाई कृषि कार्य में उपयोग होने वाली बिजली लागत में कम करना तो है कमी और किसानों को बिजली में राहत देना, ये तो इसका उद्देश्य होगा, इनसे संबंधित है। तो कृषि बिजली कनेक्शन पर 11 को 1,000 रुपए प्रति माह सब्सिडी और अधिकतम अनुदान देगी वो 12,000 रुपए प्रति माह। पात्रता की बात करें तो किसान राजस्थान का मूल निवासी और कृषि श्रेणी का बिजली कनेक्शन होना क्या है जरूरी है। और आधार कार्ड और बैंक खाता आपस में क्या होना चाहिए, दोनों लिंक होने चाहिए। और पुराने बिजली बिल का बकाया जमा होना जरूरी है और कनेक्शन केवल कृषि उपयोग के लिए। तो एक बार ये देख ली। अब बात करते हैं किशोरी बालिका योजना। बजट की बात करें तो साथियों 2026 का इसमें योजना का विस्तार किया गया। पहले ये योजना आकांक्षी जिलों कौन कौन से करौली, धौलपुर, बारां, सिरोही, जैसलमेर में संचालित थी किशोरी बालिका योजना। कहां करौली, धौलपुर और बारां, सिरोही, जैसलमेर में। अब इससे राज्य के कितने 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में क्या किया गया है, शुरू किया गया है 27। और लाभार्थी की बात करें तो 50,000 से अधिक किशोरी बालिकाएं क्या होगी, लाभान्वित होगी, 50,000 से ज्यादा किशोरियां। उद्देश्य की बात करें किशोरी बालिका योजना की तो किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण उपलब्ध कराना और पोषण स्तर में सुधार करना ही किशोरी बालिका योजना का उद्देश्य है। फिर बात करते हैं साथियों कि प्रसूति सहायता योजना। इसका जो उद्देश्य है प्रसव के समय महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना ही है। देखो लड़के के जन्म पर कितनी सहायता राशि मिलेगी, लड़के के जन्म पर 20,000 रुपए और लड़की के जन्म पर 21,000 रुपए। और सहायता की जो किस्तें है ना प्रसव के समय 5,000 और 1 साल बाद में ना, थोड़ा सा मैंने इस तरह लिखा बट मैं समझा देती हूं, आपको यहाँ सही नहीं लग रहा, दिख नहीं रहा। देखो सहायता की जो किस्तें ना प्रसव के समय तो 5,000 रुपए मिलेगी और 1 साल बाद यानी कि टीकाकरण के जो प्रमाण पत्र होता है उस पर उसको मिलेगा 5,000 रुपए। फिर 5 वर्ष विद्यालय प्रवेश करते ना तब लड़के को तो 10,000 और लड़की को 11,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे याद कर लेना, बॉयज को 10 और गर्ल्स को 11,000, ठीक है। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, इसको मैंने यही घुसा दिया। अब बात करते हैं निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना। इसकी बात करें निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य है पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भविष्य सुरक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना और बोर्ड द्वारा लाभार्थियों के योगदान पर देखो 50% से 100% तक सहायता देना। और प्रारंभिक परीक्षा IAS उत्तीर्ण करने पर कितने रुपए भाई, 1 लाख रुपए की सहायता राशि और RAS उत्तीर्ण करने पर कितने 50,000 रुपए की सहायता, ठीक है। किसकी बात करें निर्माण समिति जीवन भविष्य सुरक्षा योजना। फिर बात करते हैं भव्य योजना। सबसे पहले तो भव्य का पूरा नाम देखो क्या है, तो इसका भव्य का जो नाम है बिल्डिंग हाई इंपैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट।
ये किसका नाम है? भव्य का। फिर योजना के तहत बात करते हैं कितने जिलों का भव्य योजना के तहत कितने जिलों का चयन हुआ, तो 5 जिले साथियों भव्य योजना के तहत बलोत्रा है और जयपुर जोधपुर, जैसे जयपुर जोधपुर है, दौसा है, कोटा, इन जिलों में क्या हुआ, इसी योजना के तहत चयन हुआ 5 जिलों का, ठीक है। और भव्य योजना के तहत 33,660 करोड़ के परिव्यय से कितने 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इंपोर्टेंट लाइन है कि भव्य योजना के तहत कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे और कितने करोड़ रुपए के व्यय से, तो 33,660 करोड़ रुपए के व्यय से कितने 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे भव्य योजना के तहत। तो 5 जिलों का इसमें चयन हुआ, एक तो बलोत्रा का हुआ, जयपुर जोधपुर का, दौसा का, कोटा का। और बात करते हैं इसकी जो अवधि है 6 वर्षों की, 2026-27 से 2031-32 तक की है। और फिर बात करते हैं SCI योजना। पहले तो इसका पूरा नाम देखो अगर पूछा जाता है SCI का, तो स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये है SCI का पूरा नाम। प्रारंभ की बात करें तो देखो केंद्र सरकार द्वारा राज्य के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा हेतु ये शुरू की गई और मुख्य उद्देश्य है जो SCI का वो है रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करना, आर्थिक जो वृद्धि साथ उसमें गति देना और राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को क्या देना, बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। बात करें ऋण की प्रकृति की तो 100% ब्याज रहित ऋण और निर्धारित समय में वापसी करना। और राजस्थान में प्राप्त राशि की बात करें तो 2025-26 में कितने करोड़ रुपए है भाई, 10,548 करोड़ रुपए, ठीक है भाई। कैसे भी पढ़ो चाहे कैसे भी याद करो, आप एक बार जितनी भी योजना है उनको अपने हिसाब से कैसे भी इनको पढ़ लो, क्योंकि योजना से प्रश्न आएंगे। फिर है स्वयं सिद्धा आश्रम योजना। स्वयं सिद्धा आश्रम योजना, इसको राज्य सरकार ने निराश्रित कौन कौन से किन नागरिकों के लिए शुरू की गई स्वयं सिद्धा आश्रम योजना, ये है भाई स्वयं सिद्धा जो आश्रम योजना है राज्य सरकार की, एक तो निराश्रित और एक SI और जो वरिष्ठ नागरिक है इनके लिए शुरू की गई स्वयं सिद्धा आश्रम योजना। और पात्रता की बात करें साथियों कौन कौन होंगे, देखो पुरुष तो 58 वर्ष या अगर इससे प्लस है, महिला 55 वर्ष या इससे अधिक है, ये आयु वाले पात्र होंगे स्वयं सिद्धा आश्रम योजना के तहत। और सहायता की बात करें साथियों तो प्रति व्यक्ति 3,250 रुपए प्रति माह मेस भत्ता दिया जाता है। जो भरण पोषण भत्ता है ना वो कितना, प्रति व्यक्ति को 3,250 रुपए प्रति माह मेस भत्ता स्वयं सिद्धा आश्रम योजना के तहत। इनके किनके लिए शुरू की गई, जो निराश्रित है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और पुरुष तो देखो अगर 58 वर्ष है उससे ऊपर है उनके लिए, नीचे नहीं, महिला अगर 55 प्लस है या उससे ऊपर उनके लिए। देखो प्रत्येक 5 वर्ष में कितने 10,000 रुपए अनावर्तक व्यय प्रदान किया जाएगा साथियों, 10,000 रुपए। और वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में तो 10 नए जिलों में विस्तार कर दिया गया, और लेकिन वर्तमान में बात करें राजस्थान के 17 जिलों में संचालित है। और वर्तमान लाभार्थी भाई कितने आश्रम में रह रहे हैं, वो 483 बुजुर्ग वयस्क नागरिक। और बजट 2024-25 में संभाग स्तर पर 50 क्षमता के आश्रम घोषित किए गए थे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो। और फिर है कालीबाई भील उड़ान योजना। देखो वैसे तो ये पढ़ रखी होगी आप लोगों ने पहले, फिर भी एक बार देख लो। कालीबाई भील उड़ान योजना है, योजना का कोई भरोसा नहीं, कौन सी कहीं से कहीं पूछ ले तो आपको सभी देखनी है। शुभारंभ तिथि 19 दिसंबर 2021 को। और नोडल विभाग है वो महिला अधिकारिता निदेशालय। योजना का उद्देश्य क्या है साथियों, कालीबाई भील उड़ान योजना का, तो राजस्थान में सुरक्षित एवं निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, किशोरियों और महिलाओं को जो सैनिटरी नैपकिन है उपयोग हेतु प्रोत्साहन करना। पात्रता की बात करें साथियों तो कौन सी एज तक 10 से 45 वर्ष की महिलाएं व बालिका है इनको निःशुल्क जो सैनिटरी नैपकिन है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। और राजस्थान में करवाई जाएगी। राजस्थान में मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन एवं राजीविका द्वारा सैनिटरी नैपकिन इसको खरीदी जाती है, उसे इनके द्वारा खरीदी जाती है, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन एवं राजीविका द्वारा। और नैपकिन का वितरण है वो कहां पर किया जाता है साथियों, आंगनबाड़ी केंद्रों में और विद्यालय जो है निर्धारित संस्थान है वहां पर किया जाता है। और इसके नाम परिवर्तन का थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो पुराना नाम है यहाँ से भी प्रश्न बने तो ध्यान रखना बन सकता है। फिर से कालीबाई भील उड़ान योजना का पुराना नाम इंदिरा महिला शक्ति उड़ान था और इसका जो नाम परिवर्तन किया गया वो 22 अक्टूबर 2024 को किया गया, कालीबाई भील उड़ान योजना। और फिर बात करते हैं सरसमाया योजना। इसके तहत दुग्ध उत्पादन सदस्यों की बेटी की शादी में कितना 21,000 रुपए नगद दान दिया जाए। तो फिर से लिखा है सरसमाया योजना में जाएगा नगद दान है वो 21,000 रुपए, ठीक है। और राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना, तो इस जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना इसमें उद्यमिता विकास कार्यक्रम हेतु कितने 50,000 रुपए, सरसमाया में 21,000 रुपए और राष्ट्रीय पशुधन मिशन में 50,000 रुपए से ध्यान रखना। फिर बात करते हैं साथियों मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सबल योजना। इसके तहत ना जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सबल, इसके तहत 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। और फिर है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है योजना है, तो कोई सी भी हो आपको सारी देख लेनी है, ठीक है। बात करें विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना, ये प्रारंभ 3 सितंबर 2025 को ध्यान रखना, ठीक है। और उद्देश्य है युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हेतु ऋण सहायता, कितने 1 करोड़ रुपए तक 1 करोड़ रुपए तक ऋण पर कितना 8% ब्याज अनुदान और 1 से 2 करोड़ रुपए पर ऋण 7, यानी कि 1 करोड़ रुपए पर ऋण 8% ब्याज अनुदान और 1 से 2 करोड़ रुपए पर 7% ब्याज अनुदान, ठीक है ना। और ऋण राशि का 25% या अधिकतम रुपए 5 लाख मार्जिन मनी सहायता। और महिला उद्यमियों को और SC/ST जो उद्यमियों को, दिव्यांग उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्यमियों तथा बुनकर, कारीगर, शिल्पकार एवं हस्तशिल्प कार्ड धारकों को 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितने अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर से देख लो विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ 3 सितंबर 2025 को होता है और 8% ब्याज अनुदान है वो 1 करोड़ रुपए के ऋण पर 8% और 1 से 2 करोड़ पर 7%, ठीक है। फिर बात करते हैं एकल पुत्री द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। ये योजना उन्हीं के लिए है, यानी कि जिसके परिवार में 1 पुत्री या फिर 2 पुत्रियां जुड़वा उनके लिए क्या क्या होगा ये देखो। ये प्रारंभ की गई एकल पुत्री द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार जो योजना है वो 2012 से लागू है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित है। लाभार्थी की बात करें वो परिवार जिसमें केवल 1 पुत्री या 2 पुत्रियां जुड़वा, ठीक है, और 2 पुत्रियां जुड़वा या फिर 1 पुत्री हो। और RBSC की विभिन्न परीक्षाओं में निर्धारित कट ऑफ या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली मेधावी बालिका है, उन बालिकाओं को ये मिलेगी। कौन कौन सी पुरस्कार राशि देखो, अगर वो राज्य स्तर पर अच्छे अंक लाती है, उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ, उपाध्याय और जो व्यावसायिक परीक्षा इनमें, तो उनको यानी कि राज्य स्तरीय पर तो 51,000 रुपए। अगर वो माध्यमिका या प्रवेशिका परीक्षा में कितने 31,000 रुपए इनको मिलेंगे, इनमें अगर अच्छा अंक लाती है तो 31,000 रुपए। और जिला स्तरीय सभी परीक्षाओं में 11,000 रुपए, चाहे वो माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो। राधे राधे सभी को। तो साथियों आज इस क्लास में अपने फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान में जितने भी वर्तमान के पदाधिकारी कुलगुरु है इन सबको एक क्लास में पढ़ लेते हैं। देखो कुलगुरु को भी आप थोड़ा पढ़ के जाना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कुलगुरु पढ़ते हैं कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की अगर आपको कुलगुरु पूछे तो प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा। किसकी है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की। अगर आपको पूछे राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलगुरु रमन कुमार दवे हैं, ये इस विश्वविद्यालय के 9वें कुलगुरु। और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा। देखो जयनारायण व्यास जोधपुर के पवन कुमार शर्मा और भर्तृहरि अलवर के रमन कुमार दवे और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर अल्पना कटेजा। फिर देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कैलाश डांगा। और वैसे याद नहीं रहता तो ये तो इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखना कि यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया से सुखाड़िया
और जिसके हाथ में डांगा से डांग है, डर के मारे वैसे बंदा सूख जाता है। तो ठीक है ना। नेक्स्ट है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु महर्षि दयानंद अजमेर के पूछे तो सुरेश कुमार अग्रवाल, और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी। देखो जैन व्यास जोधपुर के पवन कुमार शर्मा, भर्तहरि अलवर के याद रखना, राजस्थान जो ऋषि भर्तहरि है इसके अलवर के रमन कुमार दवे, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अल्पना कटेजा, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर के कैलाश डांगा, और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के सुरेश कुमार अग्रवाल, और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी। फिर देखो जगत गुरु रामानंद राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के जगत गुरु रामानंद राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर मदन मोहन झा। फिर देखो गोविंद साय जो शुक्ला है, यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कौन, गोविंद साय शुक्ला। देखो सर्वपल्ली राधाकृष्ण से शुक्ला जी साय, सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कौन है, गोविंद साय शुक्ला। फिर है महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के, ये तो पता ही होगा, प्रोफेसर मनोज दीक्षित, और महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भट्टपुर के त्रिभुवन शर्मा। देखो जो राज ऋषि भट्टहरि मत्स्य अलवर के है वो तो है रमन कुमार दवे, और सूरजमल महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भट्टपुर के है त्रिभुवन शर्मा। देखो सूरज तीनों भवनों में त्रिभुवन, ऐसे याद कर लेना। और राजस्थान के राज्यपाल की बात करें हरिभाऊ किशनराव बागड़े, और शपथ ये 31 जुलाई 2024 को लेते हैं महाराष्ट्र के हरिभाऊ किशनराव बागड़े राज्यपाल। और वर्तमान मुख्य सचिव पूछे तो सचिव श्रीनिवास, ऐसे वी श्रीनिवास। और राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है संजीव शर्मा। फिर देखो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पता होगा ये क्वेश्चन बना भी हुआ है, ठीक है ना। और अगर 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पूछे ना तो कालीचरण सराफ है, और अध्यक्ष पूछे तो वासुदेव देवनानी, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूलियर, मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग। और राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो नरोत्तम लाल जोशी। फिर देखो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, और 7वें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, और आरपीएससी के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू, और विद्यालय शिक्षा पंचायती राज संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री मदन तिलावर, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पता ही होगा। और व्यक्तित्व के रूप में पूछे तो ये 14वीं है, पदक्रम के आधार पर पूछे तो भजनलाल शर्मा 26वें नंबर के है। और उप मुख्यमंत्री 2 है दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। और ये थोड़े से देख लो, अगर आपको प्रथम दूसरे मनोनीत थोड़े पूछे तो यहाँ देख लो एक बार कि अगर आपको पूछे कि प्रथम मनोनीत सीएम पूछे तो हीरालाल शास्त्री है, दूसरे मनोनीत सीएम पूछे तो सीएस वेंकटाचार्य है, दूसरे मनोनीत सीएम, और तीसरे मनोनीत सीएम जयनारायण व्यास, मनोनीत और निर्वाचित। इधर भी छोटा बच्चा था तो वो ऐसे ही शरारत कर रहा था, थोड़ी हंसी आ गई मेरे को। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, दूसरे मनोनीत सीएम सीएस वेंकटाचार्य, तीसरे मनोनीत सीएम देखो तीसरे मनोनीत सीएम भी जयनारायण व्यास है, ये मनोनीत भी है निर्वाचित। अगर आपको एक पूछे कि एकमात्र सीएम जो मनोनीत और निर्वाचित तो जयनारायण व्यास। फिर जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर पूछे तो शरद कवि राजी, थोड़ा इंपोर्टेंट ध्यान रखना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बच्चे को पता है मेजर जनरल आलोक जी, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री है अविनाश गहलोत। फिर बात करें देखो जो दिया कुमारी है, इनमें से आपको कुछ भी पूछे वित्त, पर्यटन या कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग के किसी में से पूछे मंत्री तो ये दिया कुमारी है, ठीक है। फिर बात करते हैं जो एमएल गर्ग है, ये सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फटियल के आईईजी नियुक्त किए गए एमएलए गर्ग। और राजस्थान में देखो इंपोर्टेंट, राजस्थान से 3 राज्यसभा सांसद निर्विरोध जो निर्वाचित है, वो आपको पूछे कौन चुनेंगे तो ये ध्यान रखना। राज्यसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से 3 राज्यसभा सांसद निर्विरोध निर्वाचित किए गए, कौन कौन, डॉक्टर सतीश पूनिया, एक तो पूनिया साहब है, गुर्जर, एक डांगी, 3 तो ऐसे नाम ध्यान रखो आप ना, इनके कास्ट से पूनिया, गुर्जर और डांगी। तो डांगी तो नीरज है जो कांग्रेस से, और 2 है ये भाजपा से, डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर। अलका और सतीश ये 2 ऐसे नाम ध्यान रखना, भाजपा से नीरज, डांगी कांग्रेस, 3 ये, ठीक है ना। और जल संसाधन और जल संसाधन आयोजन विभाग के मंत्री पूछे तो सुरेश सिंह रावत। फिर बात करते हैं कृषि मंत्री तो भाई पता गौरीलाल मीणा, और राजस्व और उपनिवेश विभाग के मंत्री है हेमंत मीणा। और गृह रक्षा विभाग में देवस्थान मंत्री ये जवाहर सिंह मैडम, ये राज्य मंत्री में आ जाते हैं, ये बाकी कैबिनेट में है तो राज्य मंत्री के मैंने आगे लिखे हैं। संसदीय कार्य विधि एवं विधि परामर्श कार्यकाल न्याय विभाग मंत्री ये है जोगाराम पटेल। संसदीय कार्य या विधि एवं विधिक का विधि परामर्श कार्यालय न्याय विभाग मंत्री जोगाराम पटेल। फिर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, खेल एवं युवा कौशल मंत्री, वसैन्य कल्याण मंत्री, इनमें से कोई आपको ध्यान रखना सभी नाम, ये है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। फिर देखो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है तो 4 ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको पूछे वन या पर्यावरण या फिर जलवायु परिवर्तन या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में आते हैं वो संजय शर्मा। और नगरीय विकास और स्वयं शासन विभाग के पूछे तो झाबर सिंह खर्रा, और ऊर्जा विभाग के हीरालाल नागर, और सहकारिता और नागरिक उड्डयन विभाग ये किन के अंतर्गत आता है, नागरिक उड्डयन विभाग, ये गौतम कुमार के अंतर्गत, ठीक है। फिर बात करते हैं राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के अधीन वाले कौन कौन है, ये देखो ओटाराम देवासी है जो पंचायती राज या आपदा प्रबंधन सहायक एवं नागरिक सुरक्षा विभाग पूछे या फिर पंचायती राज या ग्रामीण विकास के पूछे तो देखो ओटाराम देवासी आते हैं। अगर आपको पूछे कि राजस्व, उपनिवेश या सैनिक कल्याण विभाग किसके आता है, अंतर्गत आता है तो विजय सिंह ध्यान रखना। गृह रक्षा विभाग और देवस्थान मंत्री कौन है, जवाहर सिंह बेड, गृह रक्षा विभाग और देवस्थान मंत्री। और सार्वजनिक निर्माण और महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग के मंत्री पूछे तो डॉक्टर मंजू बागमार। देखो ओटाराम देवासी पंचायती राज और ग्रामीण विकास के पूछ ले आपको आपदा प्रबंधन सहायक एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री ओटाराम देवासी। और राजस्व, उपनिवेश, सैनिक कल्याण विभाग के विजय सिंह, और ऐसे लोग सैनिक लोग होते हैं विजय करते हैं, ऐसे याद रह जाएगा, विजय होते हैं। और फिर देखो उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले और खेल कौशल नियोजन एवं उद्यमिता और नीति निर्धारण विभाग के मंत्री पूछे तो के बिश्नोई, ठीक है। इनको एक बार फिर से देख लो, ये 3 राजस्थान से 3 राज्यसभा सांसद निर्वाचित जो निर्विरोध चुने गए, ये है 3 के ध्यान रखना, ठीक है ना। डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर अलका गुर्जर और नीरज डांगी। और ये थोड़े से आप कुलगुरु को पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न आने का रहता है, कुलगुरु का तो पढ़ के जाना है। देखो अगर आपको महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पूछे तो मनोज दीक्षित रख लो, सूरजमल ब्रिज भट्टपुर त्रिभुवन से याद करो, और राजऋषि भट्टपुर अलवर रमन कुमार दवे से याद करो, और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कैलाश डांगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीवास स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश आपका स्वागत करता हूं। अपन इस वीडियो में आरपीएससी सेकंडरी जीके पेपर को ध्यान में रखते हुए वन वीडियो वन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं उद्योग क्षेत्र वृद्धि एवं विकास, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का ये जो चैप्टर है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको जो इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ 100 टाइप से जो आपके काम की चीजों को करवाने की कोशिश करूंगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज और कमेंट आने की क्या ये सफिशिएंट है, तो देखो जो भी मैं करवा रहा हूं एकदम अच्छे लेवल का करवा रहा हूं। सफिशिएंट होना या नहीं होना वो एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर एग्जाम का लेवल आज तक जो आया उसके हिसाब से रहा तो ये आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है। तो बात करते हैं उद्योग क्षेत्र वृद्धि एवं विकास की। सबसे पहले अपन जो है जीडीपी में योगदान की बात करते हैं। जीडीपी में योगदान किसका, उद्योग क्षेत्र का, ठीक है। तो उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान आपका 2025-26 वित्त वर्ष 19 के अनुसार वो है आपका 24.3%, कितना 24.3%, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें जीवी सकल मूल्य वर्धन में योगदान, तो सकल मूल्य वर्धन में जो योगदान आपका उद्योग क्षेत्र का वो 2025-26 के अनुसार जो है यह है 28.3%, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अलग अलग जो आपके उप क्षेत्र उद्योग क्षेत्र के उनका कितना योगदान है वो बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं विनिर्माण की। विनिर्माण होता है कच्चे माल से जो है अपन कोई चीज बनाते हैं उसको कहते हैं। तो अगर अपन बात करें इधर योगदान लिख देते हैं, ठीक है, और इधर लिख देते हैं अपन वृद्धि की कितनी वृद्धि हुई है इसमें, ठीक है। अगर अपन बात करें विनिर्माण की तो विनिर्माण जो है 12.8% जो है क्या है योगदान है, और 7.0% वृद्धि है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें निर्माण की
तो निर्माण जो है इसका योगदान जो है कुल जो है जीडीपी में योगदान बता रहा हूं आपको, ठीक है, कुल जीडीपी में योगदान बता रहा हूं इसका जो है 7.8% है, और इसकी वृद्धि की बात करें तो 2.1% वृद्धि, सो 7.0% वृद्धि इसमें भी देखने को मिली है। फिर बात करते हैं अपन विद्युत की, किसकी, विद्युत की। ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, आप जो पूरा इसको जरूर देखें। ये 2.3% जो है इसका योगदान है और 2.1% इसकी वृद्धि दर है, ठीक है, वृद्धि दर है ये। ठीक, फिर बात करते हैं अपन खनन व उत्खनन की, खनन व उत्खनन, ठीक है, खनन व उत्खनन की बात करें तो इसका जो योगदान आपका वो 1.4% है, और जो आपकी वृद्धि दर है वो ऋणात्मक है। ठीक, तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है एक तो, क्योंकि आपके कथन आ सकता है कि सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान है आपका विनिर्माण का, ठीक है, और ऋणात्मक वृद्धि किसकी है, खनन की, ऋणात्मक वृद्धि किसकी है, खनन की, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो है इस उद्योग क्षेत्र की कुल वृद्धि कितनी है, तो इनकी कुल वृद्धि, पूरे के उद्योग क्षेत्र की बता रहा हूं, कुल वृद्धि दर जो आपकी वो है 6.2%। क्या है, 6.2%। कोई आंकड़ा अगर आपको ऊपर नीचे लगे तो आप जरूर बता देना मुझे, ठीक है। तो ये आपका पूरा उद्योग क्षेत्र में वृद्धि विकास में जो जीडीपी में योगदान 24.3%, जीवीए में योगदान 28.3%, ठीक है। सर्वाधिक योगदान निर्माण क्षेत्र का है और ऋणात्मक वृद्धि आपकी खनन व उत्खनन में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा जो है उद्योगों के बारे में बता देता हूं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो आपका एमएसएमई सेक्टर है, यानी मध्यम एवं लघु उद्योग जो है, एमएसएमई उद्योग, इनकी जो है आपकी नई जो परिभाषा है, क्या नई परिभाषा जो कब लागू हुई आपकी, ये याद करके चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। ये हुई आपकी 1 अप्रैल 2025 से लागू। एक बात और मैं बता दूं, एक बार अपना जो है सेवा क्षेत्र हो जाए, इसके बाद में उसके बाद में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन के बेस पर कुछ नए क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल पर बना रहना होगा, ठीक है। पीवाईक्यू जो है ना आज तक इंडियन इकोनॉमी से चाहे विदेशी व्यापार, जिसकी क्लास हो चुकी है, कृषि हो चुकी है, उद्योग हो जाएगी, और अब जो अगली क्लास होगी वो सेवा की होगी। ये चारों क्लास होने के बाद में जो सितंबर में आपका एग्जाम हुआ था उसके बेस पर क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं इस एग्जाम में, वो अपन जो देखेंगे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब इसकी जो नई परिभाषा यहाँ से आजकल क्वेश्चन आ रहा है तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करें सूक्ष्म उद्योग की, ठीक है। सूक्ष्म उद्योग किसको बोलेंगे, सूक्ष्म उद्योग बोलेंगे जिसमें निवेश आपका, निवेश जो है वो क्या हो, 2.5 करोड़ रुपए तक हो, ठीक है, और जिसका टर्नओवर क्या हो, टर्नओवर है, चलिए देता हूं, टर्नओवर जो है आपका वो किससे कम हो, 10 करोड़ से कम हो, यानी ऐसे उद्योग जिनका टर्नओवर यानी कि टर्नओवर 10 करोड़ से कम और निवेश 2.5 करोड़ से कम है, वो उद्योग कहलाएंगे सूक्ष्म उद्योग, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन जो है लघु उद्योग की, किसकी, लघु उद्योग की। लघु उद्योग उनको कहेंगे जिनका निवेश आपका 25 करोड़ से कम हो, ठीक है, 25 करोड़ से कम, इसका मतलब है कम, ठीक है, 25 करोड़ से कम हो, जिसका टर्नओवर जो आपका किससे कम हो, टर्नओवर जो आपका 100 करोड़ से कम हो, वो कौन से कहलाएंगे, लघु उद्योग कहलाएंगे। 1 अप्रैल 2025 के अनुसार जो नई परिभाषा है। फिर बात आती है आपकी मध्यम उद्योग की, किसकी बात आती है, मध्यम उद्योग की। मध्यम उद्योग कौन से होंगे, जिनका निवेश जो है, एक मिनट, जिनका निवेश जो है वो आपका 125 करोड़ से कम होगा, ठीक है, और जिसका टर्नओवर जो आपका ये 500 करोड़ से कम होगा, 500 करोड़ से कम होगा, वो कहलाएगा आपका मध्यम उद्योग। तो ये आपको नई परिभाषा जो 1 अप्रैल 2025 से लागू है। सूक्ष्म उद्योग किसको कहेंगे, जिसका निवेश 2.5 करोड़ से कम हो, लघु जिसका 25 करोड़ से कम निवेश हो, मध्यम जिसका 125 करोड़ से कम आपका निवेश हो। और टर्नओवर की बात करें तो जो आपका सूक्ष्म उद्योग होगा जिसका 10 करोड़ से कम टर्नओवर हो, लघु का 100 करोड़ से कम होगा, और मध्यम का 500 करोड़ से कम क्या होगा आपका जो है टर्नओवर होगा। टर्नओवर का मतलब है जो आपका लास्ट में पैसा जो इकट्ठा होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये करते हैं, आप चलते हैं थोड़ा और आगे। अब कुछ लाइन है वो मैं लिखवा देता हूं आपको। सबसे पहले बात करें कि भारत की विनिर्माण जो क्षेत्र है उसमें वैश्विक साझेदारी की बात करते हैं, किसकी, वैश्विक साझेदारी की बात करते हैं, साझेदारी। और भारत की जो है विनिर्माण उद्योग में जो वैश्विक साझेदारी है वो 1.3% है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक है चीन की, सर्वाधिक है किसकी है, चीन की। तो एक चीज ये ध्यान रखना है, भारत की विनिर्माण जो क्षेत्र है उसमें वैश्विक साझेदारी आपकी 1.3% है, ठीक है। सारे उद्योगों को देखेंगे। अब आते हैं अपने अगले उद्योग पर जिसका नाम आपका सीमेंट उद्योग। किसकी बात करते हैं, सीमेंट उद्योग की बात करते हैं, सीमेंट उद्योग, ठीक, एक मिनट। सीमेंट उद्योग की अगर बात करें, सबसे पहले मैं बता दूं भारत का जो स्थान है सीमेंट उद्योग में वो है सेकंड स्थान पर है भारत, किसमें, सीमेंट उद्योग में, ठीक। जो आपका 2025 वित्त वर्ष है, 2025 वित्त वर्ष में आपकी 690 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है, मिलियन टन उत्पादन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब इसी भाषा में अपन सीख रहे हैं, ये मत बोलना कि सफिशिएंट है, यानी मैं बताऊं सफिशिएंट 100% है। क्वेश्चन आप क्या पता कि वो अलग आ जाए, अलग बात है, लेकिन शॉर्ट टाइप से करा रहा हूं इसलिए आपको क्लास छोटी लग रही होगी, बाकी जो है एकदम सफिशिएंट है। और जो आपके क्वेश्चन पहले आ चुके हैं सितंबर वाले एग्जाम में, उसके बेस पर और नए क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। 40,000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही देरी है अपनी। 40,000 के बाद अपन 50,000 का टारगेट रखेंगे, तो सारे सब्सक्राइब कर दो। यूट्यूब पर बाहर नहीं बनने वाला आपके चैनल, आपको कुछ फायदा ही होगा। फिर चलते हैं अपन आगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें एकीकृत जो बड़े प्लांट है सीमेंट के, एकीकृत बड़े प्लांट, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 160 है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन जो आपका, एक मिनट, जो आपका ग्राइंडिंग यूनिट है, ग्राइंडिंग यूनिट की संख्या जो है वो 130 है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन मिनी सीमेंट प्लांट की, मिनी सीमेंट प्लांट। तो मिनी सीमेंट जो प्लांट है आपके, उनकी संख्या 62 है, ठीक है। जो अग्रणी राज्य हैं उनमें जो राजस्थान नंबर बनाता है सीमेंट में, ठीक है, अपना राजस्थान। 2 नंबर पर आता है इसमें आंध्र प्रदेश, ठीक है। 3 नंबर पर आता है कर्नाटक और 4 नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। लगभग पूरे देश की जो सीमेंट है इन 4 राज्यों में ही सीमेंट जाती है 85% से अधिक। नंबर 1 राजस्थान है, नंबर 2 आपका आंध्र प्रदेश, नंबर 3 आपका कर्नाटक और नंबर 4 है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जो सीमेंट यहाँ उत्पादित होती है। अब चलते हैं अगले उद्योग पर जिसका नाम है आपका इस्पात उद्योग। कौन सा, इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग पर जाने से पहले मैं बता दूं 2 चीज। एक अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक, ये अपना जीवा स्टडी का ऐप है, भाई जीवा स्टडी। अगर आप करंट अफेयर वगैरह की सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चाहते हैं, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज, तो आपको जो है यहाँ पर मिल रही है करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके नवंबर से लेकर जून तक का करंट अफेयर कवर होगा, ठीक है, जून 2026 तक का, ठीक। डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं, डेमो टेस्ट फ्री है, ठीक, और मात्र 49 रुपए में आपको मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर परफेक्ट मॉक को सर्च कर सकते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे इस्पात उद्योग पर। किस पर, इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग की बात करें तो इसका जो है ये भी भारत जो है, भारत का स्थान की बात करें तो इसमें भी दूसरा स्थान है। भारत का स्थान कौन सा इसमें, तो भारत का स्थान है दूसरा, किसमें, इस्पात में, ठीक है। अब जो है एक चीज ध्यान रखिए, 2025-26 बजट जो आपकी आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार अगर बात करें तो कच्चा इस्पात उत्पादन, तो कच्चे इस्पात उत्पादन में जो है आपकी 11.7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो वृद्धि दर बता देता हूँ, वृद्धि दर कच्चे इस्पात में कितनी हुई है, 11.7 की। तैयार जो इस्पात है, तैयार इस्पात के जो है इसमें आपकी 10.8% की वृद्धि हुई है। फिर अपन बात करें खपत की, यानी इस्पात के खपत की बात करें तो 7.8% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक। फिर जो है इस्पात उद्योग में एक जो है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना चल रही है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जो कब शुरू हुई थी आपकी 2021 में। इसके अनुसार जो है आपका अक्टूबर 2025 तक जो उत्पादन हुआ है, उत्पादन इस्पात का, वो हुआ है 2.34
मिलियन टन। ठीक है, अब जो है इस्पात में अग्रणी राज्य कौन से इनके नाम याद रख लेना। इस्पात में सबसे ऊपर आता है उड़ीसा का नाम, किसका? ओडिशा का, एक नंबर। ठीक है, 2 नंबर आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, 3 नंबर कौन आता है? 3 नंबर आता है झारखंड। ये अग्रणी इस्पात राज्य है। ठीक है, तो इस्पात उद्योग के बारे में एकदम अच्छे से देख लेना। यहाँ पे भारत का स्थान सेकंड है वर्ल्ड में 2025-26 के अनुसार। कच्चा इस्पात उत्पादन में 11.7% वृद्धि, तैयार में 10.8 की, खपत में 7.8 की। उत्पादन आधारित जो प्रोत्साहन योजना 2021 उसके अनुसार अक्टूबर 2025 तक उत्पादन जो है 2.34% है, 2.34 मीट्रिक टन हो चुका है। ठीक है, उड़ीसा 1 नंबर, छत्तीसगढ़ 2 और झारखंड 3 नंबर पर इसमें आता है। अब एक बात और बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले, इसकी पूरी की पीडीएफ जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। अभी तक जो है जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनकी सारी जो है पीडीएफ वहां है, तो इसकी भी पीडीएफ वहां पर डाल दी जाएगी। अब अपन बढ़ते हैं अगले जो है चीज पर, उसका नाम आपका ब्लैक कलर से लिख रहे हैं तो मिशन कोकिंग कोल, जो आपका कब स्टार्ट हुआ? 2022 में। ठीक है, इसका लक्ष्य याद रखना बस ये मैंने 2030 तक जो है 140 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य है। मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य बस ये चीज याद रखना कि आपकी मिशन कुकिंग जो कोल है उसका जो 2022 में जो शुरू हुआ उसका लक्ष्य 2030 तक 140 मीट्रिक टन उत्पादन का जो लक्ष्य है आपका। अब चलते हैं अगले उद्योग पर, जिसका नाम आपका पेट्रो है, रसायन। ठीक है, पेट्रो रसायन का पेट्रोकेमिकल है, रसायन उद्योग। ठीक है, रसायन उद्योग, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें जो है इसकी जो है 2.8% योगदान है किसमें? CAGR में। ठीक है, और ये 2024-25 का अनुमान है, 2024-25 का। इसके अलावा जो इसका 8.1% GVA में योगदान है, GVA में योगदान, ये ध्यान रखना आपको। और ये भी आपका 2024-25 के अनुसार है। बस अपने को इतना ध्यान रखना है, पेट्रो रसायन है रासायनिक उद्योग में। ठीक है, अब बढ़ते हैं और आगे, कलर चेंज कर लेते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी अपन और उद्योगों की भी बात करेंगे। फिर आता है आपका कौन सा? कोयला उद्योग। कौन सा उद्योग? कोयला उद्योग। रेड कलर में अलग दिखता है ना, रेड अलग दिखता है, तो रेड में लिखते हैं हम सारे। सबसे पहले बात करें भारत जो है भंडार में, भंडार जो है उसमें जो है 5वें स्थान पर है, 5th स्थान है भंडार में। ठीक है, फिर बात करें अपन उपभोक्ता में, यानी भारत जो है कोयले का उपभोक्ता जो है उसमें सेकंड स्थान पर आता है। किसमें आता है? सेकंड स्थान पर आता है। ठीक है, और जो भारत की कुल बिजली है, कुल बिजली का 74% प्लस कोयला आधारित है, ये ध्यान रखना। मतलब भारत में जितनी बिजली उत्पादन होता है उसका 74% प्लस क्या है? कोयला आधारित बिजली है। तो ये जो भंडारण और जो उपभोक्ता दोनों में स्थान ध्यान में आपको रखना है। बस जो अपने काम आ सकता है। फिर आता है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल उद्योग अपन बातें करते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग की बात करें तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जो आपका 2 पहिया वाहन है या त्रिपहिया है या 3 पहिया कह सकते हैं, त्रिपहिया कह सकते हैं, त्रिपहिया कह सकते हैं, टेम्पो वगैरह है। ठीक है, इन दोनों की अगर बात करें तो इनमें भारत क्या है? भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक किसमें? 2 पहिया और 3 पहिया में। अब थोड़ा बात करते हैं जो आपके यात्री वाहन है, पैसेंजर व्हीकल है, जो है यात्री वाहन, जिनको अपन पैसेंजर व्हीकल कहते हैं। और इसके अलावा जो आपके वाणिज्य वाहन है, वाणिज्य वाहन, जिनको अपन क्या कहते हैं? कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, इन दोनों की अगर अपन बात करें तो इसमें जो है भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान। ध्यान रखना किसमें? जो आपके यात्री और वाणिज्य जो आपके वाहन है उनमें। ठीक, अब ऑटोमोबाइल की बात करें तो लगभग 3 करोड़ रोजगार दे रखे इन्होंने, 3 करोड़ रोजगार दे रखे इस उद्योग ने, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, सर्वाधिक रोजगार वाला लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक रोजगार वाला उद्योग, ये अलग से नोट डाल कर लिख सकते हो। सर्वाधिक रोजगार वाला उद्योग कौन सा है? रोजगार वाला उद्योग, और सर्वाधिक रोजगार वाला उद्योग है आपका सूती वस्त्र उद्योग, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते आगे। तो ऑटोमोबाइल के बारे में ये जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कहां पर जो है आपकी कितनी जो है 2 पहिया 3 पहिया में तो भारत सबसे बड़ा, यात्री और जो वाणिज्य जो आपके वाहन है उनमें तीसरा स्थान है। और एक चीज ऑटोमोबाइल के बारे में ध्यान रखनी है कि जीएसटी संग्रहण जो है ना, जीएसटी संग्रहण में 15% का योगदान देता है, 15% योगदान कौन? ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक, अब चलते हैं और आगे। ठीक है, साथ कुछ नहीं समझ में आए तो पीछे जाकर देख लो, आप और नोट्स बनाते जा सकते हो, वरना पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की। ठीक है, ये भी एक जो है बढ़ता उद्योग है। इसमें भारत की जो हिस्सेदारी है विश्व में, जो हिस्सेदारी लिख रहा हूं मतलब विश्व में लिख रहा हूं मैं, भारत की जो हिस्सेदारी है विश्व में वो 4% है। कितनी है? 4%। एक चीज ध्यान में रखना, 99% जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन जो भारत में यूज होते हैं, 99% स्मार्टफोन भारत में उत्पादित होने लगे हैं, ये चीज ध्यान रखना आपको एक तो। ठीक है, इसके अलावा जो है मोबाइल निर्यातक में जो भारत का स्थान है, निर्यातक में भारत का सेकंड स्थान है। ठीक है, सेकंड स्थान किसमें? मोबाइल निर्यातक में। ठीक है, जो आपकी अब अगला जो उद्योग आएगा वो आएगा फार्मास्यूटिकल उद्योग, यानी दवाई उद्योग। फार्मास्यूटिकल का दूसरा नाम है आपका दवाई उद्योग। सबसे मेन यही आपका, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अपन बात करते हैं दवाई उद्योग की। इसी कलर में लिखते हैं, अच्छा लग रहा है। दवाई उद्योग में भारत का स्थान बात करें तो भारत का जो स्थान है दवाई उद्योग में, भारत का स्थान वो है 3rd स्थान। तीसरा स्थान जो है किसका है? भारत का, ये ध्यान रखना एक तो। दूसरा जो है जेनेरिक जो मांग है दवाओं की, जेनेरिक मांग का 20% हिस्सा भारत के पास है, 20% हिस्सा भारत के पास है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना? 20% हिस्सा। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो है स्थान तीसरा हो गया फार्मास्यूटिकल जो निर्यात आपका, फार्मास्यूटिकल निर्यात की अगर बात करें यानी कि बाहर भेजना, उसमें भारत 11वें स्थान पर है। और कितना योगदान है? 3% योगदान है। ठीक है, इसमें निर्यात की बात हो रही है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, उत्पादन में तीसरा है, जेनेरिक मांग का 20% जो हिस्सा है वो भारत के पास है फार्मास्यूटिकल का। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, वो है कपड़ा उद्योग। आगे बहुत कुछ आने वाला है, मैं सोचना कि इतना ऐसा ही आएगा, थोड़ा बोरिंग हो सकता है टॉपिक, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। सबसे बात करें जो है इसका कपड़ा का जो है जीडीपी में योगदान कितना है? कपड़ा उद्योग का योगदान जो है वो है 2%। ठीक है, बात करें जीवीए विनिर्माण में योगदान, तो जीवीए विनिर्माण में योगदान कपड़ा उद्योग का 11% है। ठीक, अब जो है सबसे मेन है भारत, अगर बात करें निर्यातक की तो कपड़ा निर्यातक में भारत का स्थान जो है वो है 6ठा। भारत का कौन सा स्थान है? 6ठा। कपड़ा निर्यातक में बात करें कौन सा स्थान है? 6ठा। और 4% जो है योगदान है वैश्विक स्तर पर, योगदान कितना है? 4% है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जीडीपी में योगदान 2% और जीवीए विनिर्माण में 11% और निर्यातक की बात करें तो भारत का 6ठा स्थान है 4% योगदान के साथ। और सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है वो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा निर्यात होता है रेडीमेड कपड़ा, रेडीमेड जो कपड़ा आपका वो सबसे ज्यादा 42.7% निर्यात होता है, ये ध्यान रखना। और 2 नंबर पर जाता है वो आ जाता है आपका सूती वस्त्र जो है कुल निर्यात का 32.8% हिस्सा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका कपड़ा उद्योग। फिर आता है आपका फुटवियर चमड़ा उद्योग, फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग।
चमड़ा उद्योग, दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग। सबसे पहले मैं बता दूं, जो है सबसे ऊपर आता है इसमें तमिलनाडु, ये एक अलग से याद रखना, तमिलनाडु जो है सबसे ऊपर आता है, ठीक है। फुटवियर और चमड़ा उद्योग जो है इसका जो उत्पादन कितना होता है, कुल जो योगदान उत्पादन में वो 3.8% योगदान है। कितना? 3.8% योगदान। लेकिन यहाँ पर आपको तमिलनाडु जो है इसको अच्छे से याद रखना है। अभी जो है ना अपने थोड़ा काम की चीज जाने वाली है, वो है भारत अंतरिक्ष मिशन। हालांकि ये पूछे कम चांस है, लेकिन फिर भी ध्यान में अपने होना चाहिए। भारत अंतरिक्ष मिशन 2047, आजादी के 100 वर्ष, ठीक है। फिर अपन बात करें जो है 2000, इसके अनुसार 2035 तक भारत क्या करेगा, भारत जो है अंतरिक्ष स्टेशन जो आपका स्पेस सेंटर जो है अंतरिक्ष जो आपका स्टेशन है वो खुद का बनाने की कोशिश में है, और 2040 तक जो है क्या करना चाहता है, मानव युक्त चंद्र मिशन की तैयारी में है। चंद्र मिशन यानी मनुष्य को चांद पर भेजना, ठीक है। अभी और बहुत कुछ बाकी चलते रहते हैं। अब आती है पीएम आपकी वस्त्र योजना, या पीएम मित्रा योजना, जो वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई है। कौन सी? पीएम मित्रा की जो है सबसे पहले ध्यान रख लेना, ये वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई है। किससे? वस्त्र उद्योग से। मित्रा इसकी फुल फॉर्म बता दूं, पीएम की प्रधानमंत्री है, मित्रा की है मेगा इंटीग्रेटेड, ठीक है, टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल, ये इसकी फुल फॉर्म मित्रा की वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है। इसमें जो एक ध्यान रखना 5F सिद्धांत है, ठीक है। 5F सिद्धांत जो है इसका वो मैं बता देता हूं अलग से। 5F सिद्धांत अलग अलग से लिखेंगे ताकि पता चले आपका। सबसे पहले 5F में फार्म यानी कि खेत, फार्म टू लिख देता हूं, फार्म टू यहां पर चलेंगे अपन किसमें, फार्म से फाइबर में, ठीक है। फाइबर से कहां चलेंगे अपन, फाइबर टू फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री टू, फिर आता है आपका फैशन, और फैशन से फॉरेन, यानी विदेश। ये 5N याद रख लेना, सॉरी 5F, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ये जो है मेन चीज यहां से आपको ध्यान में रखनी है। और इस योजना की वैसे शुरुआत की बात करें तो अक्टूबर 2021 में हुई थी, ठीक है, अक्टूबर 2021 में हुई थी, और ये 2027-28 तक लागू रहेगी, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना 2027-28 तक लागू रहेगी। अब अपन बात करते हैं इसमें स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स जितने भी स्टार्टअप्स यानी कि नए उद्योग है, उसमें जो है भारत में कुल पंजीकृत स्टार्टअप जो है आपके वो कितने हैं, तो वो है आपके 1.5 लाख। और भारत का स्थान कितना है, भारत का पंजीकृत जो आपके स्टार्टअप है उसमें भारत का स्थान है तीसरा। कौन सा स्थान है? 3rd स्थान, ठीक। ये ध्यान आपको रखना है। अब आता सबसे मेन एक वो है औद्योगिक विकास जो है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं अपन। इसको कहते हैं अपन IIP, ठीक। सबसे पहले मैं बता दूं ये जारी कौन करता है, जारी करता इसका आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको अपन NSO कहते हैं, ठीक है। ये जारी करता है। आधार वर्ष क्या है इसका, आधार वर्ष इसका 2011-12। अब देखो इसको अच्छे तरीके से अपन, सबसे पहले मैं बता दूं आपका जो आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, इसमें जो है सबसे अधिक योगदान है विनिर्माण का योगदान जो आपका वो है 17.6%, ठीक है। फिर आपका आता है कौन सा, खनन का इसमें है 14.4% योगदान। और फिर आता है आपका बिजली 3 नंबर पर उत्पादन सूचकांक में, जिसका 8.0% योगदान। अब जो है ध्यान में रखना कोर उद्योग, जो आपके कोर उद्योग है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक केशव आपका स्वागत करता हूं। तो वीडियो वन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन आरपीएससी सेकंड ईयर जीके पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है कृषि वर्दी एवं विकास, कृषि क्षेत्र वर्दी एवं विकास जो टॉपिक अपना वो इस वीडियो में अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं जनगणना 2011 के अनुसार। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है आपकी 54.6% जो आपकी कार्यशील जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। कार्यशील जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है 54.6% जो कार्यशील जनसंख्या आपकी वो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। ये बात हो गई जनगणना 2011 की, और 2011 में भी सिर्फ कार्यशील जनसंख्या की, ठीक है। फिर जो अपन बात करेंगे इनमें से जो है 24.6% क्या है? कृषक या किसान है, ठीक है। और आपके 30% क्या है? 30% खेतीहर मजदूर है। क्या है? खेतीहर मजदूर,
ठीक, अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं। कृषि कितने हैं? 24.6% और 30% खेती है मजदूर है। अब अपन बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2025-26 की। किसकी बात करते हैं? आर्थिक समीक्षा 2025-26 की। ठीक, सबसे पहले अपन आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। किसकी? शॉर्ट में लिखा हूं, ध्यान में रखना। राष्ट्रीय आय में जो है कृषि का हिस्सा है पांचवा, कृषि का पांचवा हिस्सा है, ध्यान में रख लेना। कौन सा हिस्सा है? पांचवा हिस्सा है। पांचवा हिस्सा का मतलब हो गया लगभग 20%। कितना? लगभग 20% हिस्सा किसका है? कृषि का। किसमें? राष्ट्रीय आय में। ठीक है, अब अपन बात करें आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार जो है 46.1% कार्यबल, 46.1% कार्यबल कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। यह बात हो रही है कब की? 2025-26 आर्थिक समीक्षा की, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6% कार्यशील जो है आपकी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो आपकी 46.1% कार्यबल कृषि पर निर्भर है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार। देखो वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें जो योजनाएं भी आती है, इसमें बहुत कुछ आता है, लेकिन अपन सिर्फ जो डेटा वाला जो चीज है, जो मतलब नया जो चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है, उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कृषि क्षेत्र वृद्धि दर की। किसकी बात करेंगे? कृषि क्षेत्र वृद्धि दर की, कृषि क्षेत्र वृद्धि दर की। ठीक, कृषि क्षेत्र वृद्धि दर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2025-26 वित्त वर्ष जो है आपकी, इसकी 2025-26 की दूसरी तिमाही की बात करें तो दूसरी तिमाही में यह वृद्धि दर रही है 3.1%। कितनी रही है? 3.1%। वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो जो आपकी वित्त वर्ष 2024-25 है उसमें कृषि वृद्धि दर जो रही है वो 4.6% रही है। ध्यान में रखना, ये सारे आंकड़े अलग-अलग याद रखना। 4.6% 2025-26 में। ठीक है, अब अपन बात करें अगर औसत वार्षिक वृद्धि दर की, औसत वार्षिक वृद्धि दर, औसत वार्षिक, एक मिनट सही लिखता हूं, औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो पिछले 5 वर्षों की बात करें पहले तो, पिछले 5 वर्षों में जो औसत वार्षिक वृद्धि दर रही है वो 4.4% रही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो पिछले 10 वर्षों की जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है, औसत वार्षिक वृद्धि दर, फिर वापस लास्ट में इसको अपन रिवीजन भी करेंगे। वृद्धि दर किसकी? पिछले 10 वर्षों की, पिछले 10 वर्षों में। ठीक है, ये आपकी रही है 4.45%। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस बनेंगे। तो कृषि वृद्धि दर की बात करें तो 2025-26 में ये 3.1%, 24-25 में 4.6%। औसत वार्षिक वृद्धि दर पिछले 5 सालों की बात करें तो 4.4%। औसत वार्षिक दर पिछले 10 वर्षों की बात करें तो 4.4%। ठीक है, ये 4.4 की पिछले 5 की और 10 की 4.45%। ठीक, इसमें भी अगर अपन बात करें पिछले 10 वर्षों में तो यहाँ पर आपका जो पशुपालन है, कौन? पशुपालन, और पशुपालन में जो वृद्धि दर रही है वो 7.1% रही है। ठीक है, 7.1%। इसके अलावा जो जलीय कृषि है, जलीय कृषि में जो है जल में होती है, प्लस में जो मत्स्य आपका मछली पालन है, इनमें वृद्धि रही है 8.8% की। और जो फसल है आपकी, फसलों में वृद्धि दर रही है आपकी 3.5%। ये है आपकी वृद्धि दर। क्या है? वृद्धि दर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है सारा लिखा जो है, साथ में नोट्स बना सकते हो, वरना जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आपका, वहां पर जाकर आप जुड़े और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी तक की सारी क्लासेस के नोट्स वहां पर उपलब्ध है। दूसरी बात, अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक, वहां पर अपनी टेस्ट सीरीज चलिए सेकंड ग्रेड की, वो भी आप जाकर जरूर देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अपन चलते हैं थोड़े से आगे 2025-26 के अग्रिम अनुमानों की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? 2025-26 के जो अग्रिम अनुमान है उनकी तरफ चलते हैं, अग्रिम अनुमान। ठीक है, वापस बता दूं मैं कि अपन सिर्फ डेटा देखेंगे इस क्लास में, क्योंकि डेटा जो वो चेंज होता रहता है, बाकी योजनाएं जैसे नमो दीदी ड्रोन योजना वगैरह वो सेम वही चलती है, तो उनको बार-बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं, उनको आप वहीं से पढ़ सकते हो। अपन सिर्फ डेटा पर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इधर स्थिर कीमतों पर। ठीक है, स्थिर कीमत, और इधर हम बात करेंगे प्रचलित कीमत पर। किस पर? प्रचलित कीमत पर बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले साइड में क्षेत्र लिख देता हूं कि कौन-कौन से क्षेत्र हैं इस कलम में। ठीक, सबसे पहले अपन बात करें जो है कृषि व उप क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं? कृषि व उप क्षेत्र। ठीक है, कृषि व उप क्षेत्र में जो आपकी स्थिर कीमतों पर वृद्धि रही है वो 3.1% रही है, ऊपर बात करके आ चुके हैं, और प्रचलित कीमतों पर रही है 0.8%। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे? प्राथमिक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर जो स्थिर कीमतों पर रही है वो 2.7% रही है, और जो प्रचलित कीमतों पर रही है वो 0.2% रही है। फिर बात आती है आपकी तीसरे की, वह खनन व उत्खनन, खनन व उत्खनन। ठीक है, खनन और उत्खनन की बात करें तो -0.7% स्थिर कीमतों पर, -6.0% है प्रचलित कीमतों पर यह वृद्धि रही है। तो यह अनुमान आपको अच्छे से देख लेना है कि आपका कृषि उप क्षेत्र में कितनी रही है? 3.1 स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर 0.8%। ठीक है, फिर आपका प्राथमिक क्षेत्र में जो 2.7 स्थिर पर और 0.2 प्रचलित पर। खनन व उत्खनन में माइनस में रही है, नकारात्मक रही है, ऋणात्मक वृद्धि रही है, -0.7% स्थिर पर और -6% प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर योगदान में, प्रचलित कीमतों पर योगदान की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? प्राथमिक क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र की। तो प्राथमिक क्षेत्र का 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर जो योगदान रहा है वो 18.3% रहा है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की। किसकी? द्वितीय क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में जो योगदान आपका प्रचलित कीमतों पर वो 25.3% रहा है। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तो तृतीय क्षेत्र जो है इसमें जो है तृतीय क्षेत्र में जो है आपका 56.4% रहा है। कितना रहा है? 56.4% योगदान रहा है। ध्यान में रख लेना, ये अलग अलग क्षेत्र का जो है जीवीए में जो योगदान है 2025-26 के अनुसार, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो आपका वो रहा है जो है 18.3%, द्वितीय क्षेत्र का 25.3 और तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं उसका 56.4% रहा है। अब चलते हैं अपन कृषि उत्पाद सूचकांक पर। किस पर? कृषि उत्पादन सूचकांक। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें कृषि उत्पादन सूचकांक की। तो इसका जो आधार वर्ष है, कौन सा वर्ष है? आधार वर्ष। इसका आधार वर्ष लिया जाता है आपका 2007-8। ठीक है, और इसका जो आधार माना जाता है वो 100 माना जाता है, बेस माना जाता है 100। तो 2024-25 के अनुसार, 2024-25 के अनुसार जो आपका जो खाद्यान्न है आपका वो कितना हुआ है? आधार वर्ष के हिसाब से 100 पर 165.3। ठीक है, बात करें गैर खाद्यान्न की बात करें तो गैर खाद्यान्न जो रहा है वो 176 रहा है। ठीक है, और फिर बात करें सभी खाद्य वस्तुओं की। किसकी बात करें? सभी खाद्य वस्तुएं। तो सभी खाद्य वस्तुएं जो है उनका उत्पादन सूचकांक जो है 170.6 रहा है। तो अलग अलग ध्यान में रख लेना। आधार वर्ष के हिसाब से देखें तो 2007-8 इसका आधार वर्ष है, 100 इसका आधार माना गया, जिसमें 2024-25 के अनुसार खाद्यान्न जो है वो 165.3 इसका सूचकांक, गैर खाद्यान्न का 176 है, और सभी जो खाद्य वस्तुएं उनका 170.6 है। ठीक है, अब अपन आते हैं भूमि उपयोग पर। किस पर आते हैं? भूमि उपयोग पर। भूमि उपयोग। ठीक है, सबसे पहले अपन भूमि उपयोग की बात करें तो कृषि योग्य भूमि। ठीक है, और ये भूमि उपयोग जो है वो आपका 2022-23 के अनुसार है, और अभी यही चल रहा है अपना। तो कृषि योग्य भूमि की बात करें, कृषि योग्य भूमि या कृषि भूमि भी कह सकते हैं अपन। तो ये आपकी जो है
कृषि योग्य कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कृषि योग्य में तो जरूरी नहीं कि कृषि हो रही है, क्योंकि कृषि भूमि कहते हैं, क्या कहते हैं, कृषि भूमि। कृषि भूमि जो आपकी 59% है, कितनी है, 59%, ठीक है। फिर बात करें अपन शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपका ये 42.8% है, कितना है, 42.8%। फिर बात करें अपन सस्य गहनता की, किसकी, सस्य गहनता, ठीक है। और सस्य गहनता जो आपकी है 155.9%, कितनी है, 155.9%। और जो ये सस्य गहनता है ना आपकी, इसके अंदर जो है 1950-51 की तुलना में जो है वृद्धि कितनी हुई है, तो इसमें जो है एक 1951 जो है उसकी 1950-51 की तुलना में 66.31% की वृद्धि हुई है। किसमें, सस्य गहनता। सस्य गहनता कहते हैं जो आपने फसल होती है उसकी गहनता, ठीक है, उसका जो डेंसिटी, क्रॉप डेंसिटी कह सकते हैं अपन। तो सस्य गहनता में जो है 1950-51 की तुलना में 2022-23 के अंदर कितनी, 66.31% वृद्धि हुई है। कृषि योग्य भूमि 59% है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 42.8% है, और सस्य गहनता आपकी 155.9% है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं और आगे, फिर अपन चलते हैं सबसे पहले भारत सबसे बड़ा उत्पादक किनका है, सबसे बड़ा उत्पादक यानी जिन वस्तुओं का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है उनकी मैं सूची आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, जो है चावल की। चावल में भारत नंबर 1 पर है, ठीक है। जूट जो बोरियां आती है जिनसे बनी हुई, उनमें जो 1 नंबर पर है। सूखी प्याज जो है लगभग पूरी दुनिया का 25% सूखी प्याज यही जो है भारत बनाता है या फिर भारत में उत्पादित होता है, ठीक है। फिर बात करें आम, भारत 1 नंबर पर है। कपास में भी 1 नंबर है, ध्यान में रखना आप इस बात का। इसके अलावा दाल व मसाले इन सब में जो है भारत का है 1 नंबर पर है, ठीक है। चावल, जूट, सूखी प्याज, आम, और इनके अलावा अगर बात करें तो दूध में भी नंबर 1 है, जिनको अपन अलग से भी देखेंगे। दूध में भी भारत का है नंबर 1 है। फिर अपन बात करें जो है भारत जो है दूसरा उत्पादक, भारत का दूसरा स्थान, यहां करेंगे अपन भारत का दूसरा स्थान, ठीक है। दूसरा स्थान कि भारत का दूसरा स्थान कौन कौन सी फसलों में है, तो वो अगर अपन ध्यान रखेंगे भारत का दूसरा स्थान कौन कौन सी फसलों में है, तो सबसे पहले आता है गेहूं, ठीक है। गेहूं में सेकंड ध्यान रख लेना, ठीक है। गेहूं के अलावा अपन आते हैं गन्ना, ठीक है। गन्ना कई जगह कपास जो है इसको थोड़ा सा संशय है, मैं वापस अंडरलाइन कर देता हूं कपास को, ये कपास इसको थोड़ा सा संशय है, कई जगह इसको सेकंड मानते हैं, तो थोड़ा सा अपन क्लियर करके आप कमेंट कर देना, मैं जो है देख लूंगा और अच्छे से। फिर बागवानी में भी सेकंड नंबर पर है भारत, इसमें बागवानी में भी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन पर, 2024-25, ठीक है। 2024-25 जो है इसमें आपका जो खाद्यान्न उत्पादन है, आपका खाद्यान्न उत्पादन इसमें जो है कितना जो है, तो ये जो है 357.77 मिलियन मीट्रिक टन, मिलियन मीट्रिक टन रहा है, ठीक है। लाख में अगर बात करें तो ये जो है इसको डेटा को अगर एक पॉइंट आगे ले जाते हैं तो ये लाख जो मीट्रिक टन हो जाएगा। मीट्रिक टन को एमपी लिखा हूं आपसे, ठीक है। और ये जो आपका पिछले वर्ष से 254.3 मिलियन टन क्या है, मीट्रिक टन क्या है, अधिक, ठीक है, इतना अधिक, ये ध्यान रखना है। फिर अपन जो आगे चलते हैं कि कृषि के जो क्षेत्र उनका योगदान कितना है, कृषि उप क्षेत्रों का योगदान, कृषि उप क्षेत्रों का योगदान ये देखते हैं। कृषि उप क्षेत्रों का योगदान अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें फसल, तो फसल आपकी उनका योगदान कितना है, तो इनका कुल में जो है 54.3% योगदान, ठीक है। फिर बात करें पशुधन की, किसकी बात करें, पशुधन का योगदान 30.2% है, ठीक। फिर बात करें मत्स्य यानी मछली पालन की बात करें तो ये 7.6% इसका योगदान है। फिर बात करते हैं वानिकी की, तो वानिकी का जो योगदान है वो 7.9% है। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि समग्र जो अर्थव्यवस्था है, समग्र अर्थव्यवस्था में कृषि का जीवीए जो है वो 17 से 18% है। किससे 17 से 18% है, जिसमें फसल जो है उसका योगदान अलग अलग ध्यान में रख लेना, 54.3%, पशुधन का 30.2%, और फिर आपका मत्स्य का 7.6% और वानिकी का 7.9%। अब कुछ क्वेश्चन और आने लगे, उन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केला उत्पादन, किस पर, केला उत्पादन। और इस बार मेरे को लगता है क्वेश्चन यहीं से टपकेगा, यहाँ से टपकेगा, इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन टपकने के चांस है। सबसे ज्यादा केला होता है महाराष्ट्र में, कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। और 2 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर है कर्नाटक, ये चीज आप ध्यान में रख लेना। फिर आता है अंगूर उत्पादन, कौन सा, अंगूर उत्पादन में क्या है, तो अंगूर उत्पादन में जो नंबर महाराष्ट्र है, ये पिछली बार आ चुका है ये क्वेश्चन। महाराष्ट्र में 67% केला अंगूर का उत्पादन होता है। 2 नंबर पर आता है कर्नाटक में जो है, ये 2 नंबर पर कर्नाटक, तो मैंने कर्नाटक ऊपर सॉरी गलती बता दी, यहाँ पे कर्नाटक तो है ना, केले में, केला याद रहेगा मेरा, तमिलनाडु होगा यहाँ पर 2 नंबर पर केले में, ठीक है। कर्नाटक में 24% जो है अंगूर होते हैं, ठीक। अंगूर से क्वेश्चन आया तो इस बार जो केले से आने के चांसेस बनेंगे। फिर बात करें बागवानी उत्पादन की, किसकी बात करते हैं, बागवानी उत्पादन की बात करते हैं। तो बागवानी उत्पादन की बात करें तो 367.72 मीट्रिक टन बागवानी उत्पादन हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर बात करें सब्जी उत्पादन की, ठीक है। सब्जी उत्पादन की अगर अपन बात करें तो ये 219.67 मीट्रिक टन हुआ है, ठीक। फिर अपन बात करते हैं सब्जी के बाद में फल उत्पादन की, किसकी, फल उत्पादन की। और फल उत्पादन जो है इसके अंदर आपका 114.51 मीट्रिक टन हुआ है। फिर अपन बात करते हैं फल के बाद में अन्य जो आपके बागवानी के अंदर आ रहे हैं, सारे ध्यान में रख लेना, बागवानी में ये सारे के सारे। और अन्य जो बागवानी उत्पादन है वो हुआ है आपका 33.54 मीट्रिक टन। ये सारे के सारे जो है समग्र रूप से इसी में आ रहे हैं, ठीक है, इसी के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब बात करते हैं पुष्प उत्पादन, इनको वापस देख लेते हैं। केला उत्पादन में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र, कर्नाटक। बागवानी जो है 367.72 मीट्रिक टन है, जिसमें से सब्जी 219.67, फल 114.51 और अन्य 33.54। अब बढ़ते हैं आगे, फिर बात करते हैं पुष्प उत्पादन की। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा चेंज हो जाएगा। पुष्प उत्पादन, पुष्प यानी फूल, पुष्प उत्पादन की अगर बात करें तो भारत का दूसरा स्थान, ठीक है। कौन सा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है, ठीक। अब जब 3.53 मीट्रिक टन पुष्प का उत्पादन हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ध्यान में रखना है कि पुष्प निर्यात कहां करते हैं, पुष्प निर्यातक देश, यानी कि जहां भारत पुष्प को बेचता है या भेजता है, तो पुष्प निर्यातक अगर देश की बात करें तो इसके अंदर जो आ जाते हैं आपके सबसे ऊपर पुष्प उत्पादक निर्यातक में जो है यूएसए, फिर नीदरलैंड, ठीक है, फिर आपका यूएई और यूके, ठीक है। फिर सर्वाधिक पुष्प उत्पादक राज्य पुष्प उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो पुष्प उत्पादक राज्य में तमिलनाडु
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश वाला आपका स्वागत करता हूं। अपन जो वन वीडियो वन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आईपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वह भारत का विदेशी व्यापार, एकदम लेटेस्ट जो आंकड़े उनके अनुसार और सेकंड ग्रेड लेवल का ये अपन पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो है कुल निर्यात को। इसको देखते हैं कुल निर्यात को। तो एक तरफ तो है वस्तु का निर्यात, ठीक है, एक आपका सेवा निर्यात, ठीक है, और एक जो है वस्तु प्लस सेवा दोनों, ठीक है। ये देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो बता दूं कि इसको अपन देखेंगे 2025 जो आपका वित्त वर्ष है, अभी 2026 वित्त वर्ष खत्म हो चुका है, 2025 का जो वित्त वर्ष है उसके हिसाब से अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले अपन निर्यात की बात करते हैं। किसकी निर्यात की बात करते हैं? तो ये जो निर्यात है आपका वस्तु निर्यात 437.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। किसमें ये मैं बता देता हूं, ये सारा का सारा आंकड़ा जो है वो बिलियन अमेरिकी डॉलर ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फिर जो आपका सेवा निर्यात है वो रहा है आपका 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। और दोनों का कुल अगर अपन करें तो ये हो गया 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इस क्लास में आपको बहुत लेटेस्ट आंकड़ों के साथ और सेकंड ग्रेड लेवल का बहुत कुछ मिलने वाला है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर बात करें अपन आयात की। आयात की बात करें तो भारत का कुल जो आयात आपका वो वस्तु आयात की बात करें तो 721.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और बात करें सेवा आयात की तो 198.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और कुल की बात करें तो ये 919.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। किसके हिसाब से? वित्त वर्ष 2025 के हिसाब से, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं जो है अभी का जो आपका वित्त वर्ष 2026 है उसके हिसाब से, वित्त वर्ष 2026। और वित्त वर्ष 2026 में ये आंकड़े जो मैं बताऊंगा वो आपके अप्रैल से जनवरी तक है, जिसके चांस ज्यादा रहेंगे पूछने के आपके अप्रैल से जनवरी तक। तो पहले 9 महीने, क्योंकि 3 महीने चलता है, 3 महीने से आंकड़े अपडेट होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें जो आपका निर्यात है आपका कुल निर्यात कौन सा निर्यात है? वस्तु प्लस सेवा जो निर्यात आपका वो कितना रहा है? तो ये 714.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो प्रमुख जो व्यापारिक भागीदार है वो जान लेते हैं। मतलब भारत के जो प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश है, क्या भारत के प्रमुख भागीदार देश, प्रमुख व्यापार भागीदार देश, ये जरूरी है आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा भारत का व्यापार भागीदार है चीन। व्यापार भागीदार का मतलब आयात निर्यात मिलाकर अपन बात कर रहे हैं। 2 नंबर पर आता है अमेरिका। कौन आता है? अमेरिका। और 3 नंबर पर आता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये भारत के प्रमुख व्यापार भागीदार देश है, आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका जो एक क्वेश्चन आता है वहां से जो है शीर्ष निर्यातित वस्तुएं या शीर्ष निर्यातित वस्तुएं, जो मतलब भारत बाहर बेचता है वो शीर्ष निर्यातित वस्तु की बात करें तो नंबर 1 आता है आपका इंजीनियरिंग, जो आपकी इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं। कौन सी? इंजीनियरिंग वस्तुएं, ठीक है। नंबर 2 पर जो आती है वो आती है पेट्रोलियम उत्पाद। भारत सबसे ज्यादा जो है निर्यात किसका करता है? इंजीनियरिंग वस्तुओं का। फिर जो पेट्रोलियम उत्पाद है जिसमें आपके पेट्रोल से जो भी शहद मोम वगैरह बनते हैं वो सबसे ज्यादा लगभग 25% के साथ में कौन है? इंजीनियरिंग वस्तु नंबर 1 पर है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है रत्न व आभूषण, ठीक है। चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान। ये लेटेस्ट जो आपका वित्त वर्ष है ना, इसके हिसाब से हो सकता है कहीं और आपको अलग तरीके से बताया हो या अलग ऊपर नीचे बताया हो, क्योंकि वो आंकड़े पर डिपेंड करता है। उन्होंने दिसंबर तक का बताया, जनवरी तक का बताया, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बताया। और 5वें नंबर पर जो आता है दवाइयां। कौन है? दवाइयां। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर मैंने देख लिया शीर्ष निर्यातित वस्तुएं, लेकिन निर्यात करते कहां पर है? तो निर्यात वाले देश, निर्यातित देश यानी कि कहां भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है, मतलब कहां से जो सबसे ज्यादा जो वस्तुएं भेजता है। तो नंबर 1 पर आता है आपका यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 2 नंबर पर आता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। 3 नंबर पर आता है आपका नीदरलैंड, ठीक है। 4 नंबर पर आपका आता है चीन, ठीक है। और 5 नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यानी जो है ग्रेट ब्रिटेन। ये आपके निर्यात वाले देश है, मतलब यहां भारत सबसे ज्यादा वस्तुएं भारत क्या करता है? भेजता है, वस्तुएं भेजता है। सबसे ज्यादा यूएसए में, फिर यूएई में, फिर आपका नीदरलैंड, फिर चीन और फिर जो यूनाइटेड किंगडम। चीन की अगर बात करें तो चीन में जो है भारत सबसे ज्यादा लोहा एस्क का निर्यात करता है। किसका? लोहा एस्क का, ठीक है। और नीदरलैंड में पेट्रोलियम उत्पाद का सर्वाधिक निर्यात करता है, पेट्रोलियम उत्पाद का सर्वाधिक निर्यात करता है, ठीक। इतना ध्यान आपको रखना है। फिर अपन चलते हैं शीर्ष आयातित वस्तुओं पर। ये निर्यात वाली वस्तुएं जो भारत का करता है, निर्यात करता है, वहां पर भेजता है। फिर आती है आपकी शीर्ष आयातित वस्तु, शीर्ष आयातित वस्तुएं जिनको भारत बाहर से लाता है सबसे ज्यादा। सबसे 1 नंबर पर आती है इसमें कच्चा पेट्रोलियम या कच्चा तेल भी कह सकते हैं अपन, पेट्रोलियम, ठीक है। 2 नंबर पर आता है भारत में सोना फिलहाल के हिसाब से। कौन सा आता है? गोल्ड, ठीक है। 3 नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक सामान। भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान 3 नंबर पर भारत में आयातित होता है। वापस मैं बता दूं कि ये जो है अभी का लेटेस्ट जो डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूं। अब आयातित देश कौन से? ठीक है, आयातित देश मतलब जहां से भारत में सबसे ज्यादा क्या आता है? सामान आता है, वो देश अपने को बताने। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है चीन। क्या आता है? चीन। चीन से सबसे ज्यादा वस्तु अपन खरीदते हैं, आयातित मतलब भारत खरीद रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है रूस, ठीक। तीसरे नंबर पर आता है यूएई। चौथे नंबर पर आता है आपका यूएसए। और 5वें नंबर पर आपका आता है सऊदी अरब। ये जो है देश 5 देश है जहां भारत जो है सबसे ज्यादा वस्तु जहां भारत खरीदता आयातित करता है। एक चीज ध्यान में रखनी है वो और बता देता हूं मैं आपको कि यूएसए से सबसे ज्यादा रक्षा उपकरण खरीदता है भारत। क्या करता है? रक्षा उपकरण खरीदता है, ये ध्यान रखना आपको। अब जो यहाँ पर आपको क्या चीज समझ में आई वो भी देख लेते हैं कि जो आपके भारत जो है ना सबसे ज्यादा वस्तु बेचता कहां पर है? यूएसए में बेचता है, सबसे ज्यादा वहां बेचने जाता है भारत। और सबसे ज्यादा खरीदता कहां से है? चीन से। तो फायदा कहां हो रहा है इंडिया को? तो फायदा यूएसए से हो रहा है, नुकसान कहां पर हो रहा है? चीन से, क्योंकि चीन से खरीदना पड़ रहा है तो पैसे वहां जा रहे हैं। तो सर्वाधिक व्यापार घाटा किसके साथ है? सर्वाधिक व्यापार घाटा। व्यापार घाटा का मतलब जहां पर बेचते तो कम और खरीदते जाते हैं ज्यादा है, तो वो चीन के साथ। क्यों? क्योंकि चीन से हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। तो निर्यात में चौथे स्थान पर और आयात में प्रथम स्थान पर है। और सबसे ज्यादा फायदा कहां से है? तो यूएसए से। क्यों? क्योंकि यूएसए अपन सामान बेचते ज्यादा है और वहां से खरीदते चौथे नंबर पर है। तो सर्वाधिक व्यापार अधिशेष कहते हैं। लाभ को क्या कहते हैं? व्यापार अधिशेष। घाटा मतलब नुकसान और अधिशेष मतलब फायदा। और भारत को सर्वाधिक व्यापार अधिशेष होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं नई जो है आपकी व्यापार नीति जो है उसके बारे में। नई विदेश व्यापार नीति, नई विदेश व्यापार नीति। मैंने इसमें वही क्वेश्चन जो है कवर किए जो आते हैं अपने, वैसे एक क्लास और लगा दूंगा अगर मेरे को थोड़ा कुछ चेंजेस मिलता है तो नई जो विदेश व्यापार नीति है वो आई थी आपकी 2023 में। डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 में। सबसे पहले तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें सबसे पहला जो जिक्र है वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि 2030 तक जो है भारत का जो निर्यात है, भारत का निर्यात है उसको कितने, एक मिनट, $2 ट्रिलियन, कितने? $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना, $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना। एक तो ये इस नीति का जो है मेन उद्देश्य है। दूसरा ध्यान में रखना इस पर जो है 4 स्तंभों पर जोर दिया गया। किस पर? 4 स्तंभ। और ये 4 स्तंभ आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से 4 स्तंभ है? सबसे पहला छूट के लिए प्रोत्साहन। अगर अपने को निर्यात बढ़ाना है तो छूट के लिए क्या करना होगा? प्रोत्साहन देना होगा, ठीक है। दूसरा जो इसमें स्तंभ है वो है सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन। सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन। ये जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहां मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा जो आपका वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
बिजनेस, ठीक है। इसका मतलब जो है बिजनेस करने में थोड़ी सी आसानी करना। और चौथा है उभरते क्षेत्रों को पहचानना, उभरते क्षेत्र। ये 4 पिलर है आपके नई विदेश व्यापार नीति है उसके, ठीक। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब थोड़ा राजस्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान से जो है क्वेश्चन आते हैं, वैसे जो है आर्थिक समीक्षा में आ जाते हैं। राजस्थान का विदेशी व्यापार, राजस्थान का विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार। अब देखो राजस्थान का विदेशी व्यापार की अगर अपन बात करें तो राजस्थान से सबसे ज्यादा वही इंजीनियरिंग सामान जाता है, इंजीनियरिंग में सामान जाता है, ठीक है। 2 नंबर पर राजस्थान से कपड़ा जाता है। भारत से क्या जाता है 2 नंबर पर? भारत से जो है 2 नंबर पर है पेट्रोलियम उत्पाद, लेकिन जो है राजस्थान से कपड़ा। 3 नंबर पर हस्तशिल्प आ जाता है, ठीक है। 4 नंबर की बात करें तो रत्न व आभूषण, रत्न व आभूषण, ठीक है। 5 नंबर की बात करें तो इसमें मेटल यानी कि धातुएं आ जाती है, धातु, ठीक है। और राजस्थान सर्वाधिक कहां निर्यात करता है? राजस्थान सर्वाधिक निर्यात कहां करता है? तो यूएसए में सर्वाधिक निर्यात कहां करता है? राजस्थान यूएसए में करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक। अब एक जो है जो भारत है अपना, शॉर्ट में नोट्स लिख रहा हूं, भारत ने रुपए में व्यापार करने के लिए कुछ देशों से समझौता किया है। उन देशों के नाम ध्यान रख लेना, रूस, यूएई, ओमान और श्रीलंका, ठीक है। ये देश है जिनसे भारत क्या कर रहा है, रुपए में व्यापार कर रहा है। इसके लिए एक जो इन्होंने अकाउंट खोला है जिसका नाम ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। इसको कहते हैं आपका वोस्ट्रो अकाउंट। क्या कहते हैं? वोस्ट्रो अकाउंट। ये ध्यान रखना है। वोस्ट्रो अकाउंट किस काम के है? रुपए में व्यापार के लिए। एक आपका मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है। मुक्त व्यापार समझौता में क्या है? इसको अपन कहते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक। अब जो है इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ओमान और न्यूजीलैंड, इन्होंने इस पर साइन किया मुक्त व्यापार समझौता। एक ये चीज रखना और एक वोस्ट्रो अकाउंट को आपको ध्यान में रखना है। अब अपन थोड़ी बात कर लेते हैं एफडीआई की। किसी बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की, विदेशी निवेश यानी जो आपका कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है जिसको अपन कहते हैं एफडीआई, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2024-25 के हिसाब से एफडीआई की बात कर लेता हूं। 2024-25 जो आपका वित्त वर्ष है उसके हिसाब से, इसके हिसाब से जो एफडीआई है वो जो है लगभग 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर की थी। बिलियन अमेरिकी डॉलर को मैं ऐसे चेंज लिख रहा हूं, अमेरिकन डॉलर, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अप्रैल से लेकर दिसंबर की, अप्रैल से दिसंबर 2025 की बात करें, दिसंबर 2025 की बात करें, ठीक है। तो अप्रैल से दिसंबर 2025 की बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आ जाता है, इसमें अभी तक जो है डॉलर 73.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर में क्या हो चुका है आपका अभी तक जो है एफडीआई हो चुकी, ठीक। अब इसके अलावा एक बात कर लेते हैं, एक मिनट चेंज कर देता हूं मैं, एक मिनट, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे की, उसमें आपके 2025-26 की कलर चेंज करते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए सब, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। जो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उसकी पहली 6 माह की बात करें, क्योंकि आंकड़े हर 3 माह से जो है ना वो अपडेट होते हैं। तो पहली 6 माह में जो आपका एफडीआई का प्रवाह है वो देख लो, एफडीआई का प्रवाह मतलब कहां एफडीआई ज्यादा हुई है। तो सबसे ऊपर आता है 1 नंबर पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 2 नंबर पर आता है सिंगापुर, ठीक है। 2 नंबर पर कौन आता है? सिंगापुर। हालांकि पहले सिंगापुर सर्वाधिक था, लेकिन अभी कौन है आपका यूएसए। कई बार क्वेश्चन में जो है अगर यूएसए नहीं है तो सिंगापुर कर देना, क्योंकि ज्यादातर टाइम से सिंगापुर 1 नंबर था। 3 नंबर आता है मॉरिशस का, कोई आंकड़ा में चेंज होगा तो मैं अलग से करवा दूंगा आपको। 4 नंबर में होगा नीदरलैंड, क्योंकि आंकड़े जो चेंज होते रहते हैं हर 3 महीने में, ठीक है। और 5 नंबर पर है आपका यूएई। ये प्रथम जो 6 माह है ना आपकी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की, उसमें एफडीआई प्रवाह यानी सबसे ज्यादा यूएसए ने निवेश किया, फिर सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर नीदरलैंड और फिर यूएई, ठीक है। सर्वाधिक निवेश हुआ कहां है वो भी ध्यान रखो, सर्वाधिक निवेश क्षेत्र, सर्वाधिक निवेश क्षेत्र, कि सर्वाधिक निवेश हुआ कहां पर है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सर्वाधिक निवेश क्षेत्र में नंबर 1 पर आता है सेवा क्षेत्र, यानी कि एफडीआई का सर्वाधिक, यहां एफडीआई लिख देता हूं ब्रैकेट में, सर्वाधिक सेवा क्षेत्र में हुआ है। 2 नंबर आता है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, इसमें 2 नंबर पर सॉफ्टवेयर, ठीक है। 3 नंबर पर ट्रेडिंग में, किसमें? ट्रेडिंग में। और 4 नंबर पर है विनिर्माण में, किसमें? विनिर्माण में। ये सर्वाधिक जो है आपके निवेश क्षेत्र है एफडीआई के अंतर्गत। सबसे ज्यादा प्राप्तकर्ता राज्य यानी एफडीआई में जो है सर्वाधिक प्राप्तकर्ता राज्य कौन से हैं? तो सबसे 1 नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा एफडीआई यहां पर हुई है। 2 नंबर पर आता है आपका कर्नाटक, और 3 नंबर पर आता है आपका दिल्ली, और 4 नंबर पर आता है गुजरात। सर्वाधिक किसमें? सर्वाधिक प्राप्तकर्ता जो है राज्य एफडीआई में, ठीक है। सर एक बात ध्यान में रखना, बीमा क्षेत्र की अगर अपन बात करें, किसकी? बीमा क्षेत्र की। तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई कितनी है? बीमा क्षेत्र में एफडीआई 100%, पहले कितनी थी? 74% थी, अब 100% है। दूसरी बात अगर अपन एफडीआई की करें तो जो स्पेस सेक्टर है, अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है, स्पेस सेक्टर, उसमें भी 100% है। स्पेस सेक्टर, और स्पेस सेक्टर में भी कितनी है? 100%। पहले बीमा क्षेत्र में 74% ही थी। एक जो एफडीआई की बात करें, देखो ज्यादा एफडीआई कहां पर है? यूएसए से सर्वाधिक है, सिंगापुर सेकंड स्थान पर है। ये दोनों चेंज होते रहते हैं, कई बार सिंगापुर 1 नंबर आ जाता है, लेकिन पहली 6 माह की बात हो रही है। तो एक चीज ध्यान में आपको रखनी है वो कि सन 2000 से समग्र एफडीआई, अगर अपन 2000 सन 2000 से अगर माने तो सन 2000 से समग्र एफडीआई में जो है आपका मॉरिशस है नंबर 1। कौन है? मॉरिशस, सर्वाधिक यही हुई है। मतलब अपन फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये से और सिंगापुर 1 नंबर है, लेकिन अगर अपन सन 2000 जो है उससे अगर समग्र एफडीआई की बात करें आज तक की, तो सर्वाधिक मॉरिशस जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया है एफडीआई के अंतर्गत, ठीक है। अब अपन बात करते हैं धन प्रेषण की। किसकी बात करते हैं? धन प्रेषण, धन प्रेषण यानी धन प्रेषण क्या होता है? विदेश से धन आना, विदेश से चाहे वो कोई कमाने गया वो भेजता, वो धन आना, ठीक है। इसमें क्या है? धन प्रेषण की बात करें तो 2025 का जो वित्त वर्ष है, 2025 वित्त वर्ष, उसमें अगर अपन बात करें तो ये जो है आपका 135.4 बिलियन डॉलर, ठीक है। वित्त वर्ष 2025 की बात हो रही है। अगर बात करें 2026 वित्त वर्ष की प्रथम 6 माह की वित्त वर्ष, और कितने की? 6 माह की, पहले जो 6 महीने उसकी बात करें तो ये जो है 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब जो भी पूछो उसको याद रखना आपको कि अगर अपन वित्त वर्ष पिछले की बात करें तो 135.4 बिलियन डॉलर जो है वो आपका धन जो है आया है विदेश से, लेकिन 2026 के 6 माह की बात करें तो 73 बिलियन डॉलर आया है। अब है आपका धन प्रेषण वाले देश, धन प्रेषण देश यानी कि कहां जो है कौन से देश से सर्वाधिक धन भारत में आता है? तो नंबर 1 है यूएसए, नंबर 2 पर आपका यूएई, यहां विदेश में काम करने जाते हैं ना भारतीय, वो भेजते हैं भारत में। 3 पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, और 4 पर है सिंगापुर। यहां से सर्वाधिक धन यानी अमेरिका से सर्वाधिक धन भारत में आता है, ठीक। ये ध्यान रखना है। और प्राप्तकर्ता राज्य यानी कौन से राज्य में जो है सर्वाधिक धन आता है? तो प्राप्तकर्ता राज्य, और प्राप्तकर्ता राज्य की बात करें तो नंबर 1 वापस महाराष्ट्र का आता है, ठीक है। नंबर 2 आता है केरल का। ये धन मतलब जो मान लो अपने गांव से जो 5 लोग विदेश कमाने गए वो भारत में धन भेज रहे हैं, वो बात है। और 3 नंबर पर जो आपका वो आता है तमिलनाडु। कौन आता है? तमिलनाडु, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की। किसकी बात करते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रा
भंडार, ठीक है। तो इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, बिलियन है डॉलर, ठीक है। स्वर्ण भंडार की बात करें, किसकी? स्वर्ण भंडार की, ठीक है। एक बात वापस बता दूं कि ये जो है ना अपना, ये जो है आंकड़े कहीं आपको हो सकता है अलग-अलग क्लास में अलग-अलग मिले, क्योंकि कोई कितने दिनों के बताता है, कोई कितने। ये 117 बिलियन डॉलर, ठीक। फिर अपन बात करते हैं ग्रीनफील्ड निवेश की। किसकी बात करते हैं अपन? ग्रीनफील्ड निवेश, ग्रीनफील्ड निवेश। ग्रीनफील्ड निवेश क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको, यानी कि एकदम कोई नई जो है ना, नई जो निवेश करता है, नया निवेश का मतलब है, मतलब नई निवेश करता है, एकदम जीरो से निवेश करता है, जो कंपनी बनाता है डायरेक्ट, उसकी बात करें तो सर्वाधिक ग्रीनफील्ड जो निवेश हुए आपके, वो कहां से हुए आपके? राजस्थान, सॉरी भारत में। नंबर 1 पर यूएसए, नंबर 2 पर यूके, नंबर 3 पर यूएई, नंबर 4 पर है कौन? जो है भारत, यानी खुद भारत से ही हुआ है। तो सर्वाधिक ग्रीनफील्ड निवेश भारत में यूएसए से हुए हैं, फिर यूके से, फिर यूएई से, और चौथे नंबर पर भारत से खुद से हुए। और एक जो ध्यान में रखना है, विदेशी ऋण। विदेशी ऋण में भारत का स्थान जो है ना, विदेशी ऋण में वो 21वां स्थान है, 21वां स्थान। तो ये आपका क्या था? कुछ इंपोर्टेंट नोट्स थे, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप जो है कमेंट जरूर कर देना। और वापस मैं बता दूं कि कुछ आंकड़े में चेंज होते हैं तो मैं अलग से क्लास बना दूंगा, तब तक आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा काम करना है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन, टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तीसरा काम क्या करना है? अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। क्या है? परफेक्ट मॉक। तो यहाँ आपके जो है टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी सेकंड ग्रेड की। क्या चल रही है? टेस्ट सीरीज चल रही है सेकंड ग्रेड की, और इसको आपको जो है मात्र 249 रुपए में आपको 55 टेस्ट मिल रहे हैं। कितने? 55 टेस्ट। जाकर जरूर देखें, डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं। इसका भी जो है डेमो टेस्ट क्या है? फ्री है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। परफेक्ट मॉक को सर्च करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो कुछ आंकड़े चेंज होते हैं तो मैं जरूर करवा दूंगा। चैनल पर बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहिए जीवा स्टडी के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश मजांग आपका स्वागत करता हूं। तो आईपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। सबसे पहले ध्यान देते हैं कृषि का आर्थिक महत्व क्या है। तो जो राष्ट्रीय आय आपकी, उसमें जो है राष्ट्रीय आय में जो है कृषि का हिस्सा लगभग 1/5 या 20% है। तो जो भी भारतीय राष्ट्रीय आय है पूरे देश की, उसमें जो है कृषि का हिस्सा कितना है? लगभग जो है 20% या 1/5। फिर बात करें कार्यबल की, यानी कि वर्क फोर्स कितनी है, तो देश की कुल जनसंख्या का 46.1% हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। कितना? 46.1% कुल जनसंख्या या कार्यबल का हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। फिर बात करें जीवीए में योगदान, तो जीवीए में योगदान बात करें तो सकल मूल्य वर्धन, यानी कि जो जीवीए है उसमें कृषि का योगदान 17 से 18% के बीच बना हुआ है। तो जीवीए में योगदान लगभग 17 से 18% के बीच में है। बात करें वृद्धि दर की, तो 2020 से 24 के दौरान औसत वृद्धि 4.7% है। कितनी? 4.7%। नोट कर लेना, 2020 से 24 के बीच में। और वित्त वर्ष 2025-26 अभी की अगर बात करें तो स्थिर मूल्यों पर अनुमानित वृद्धि है आपकी 3.1%। तो 2025-26 में स्थिर मूल्यों पर जो अनुमानित वृद्धि है वो 3.1% है, और 2020 से 24 के दौरान औसत वृद्धि की बात करें तो 4.7% है। ठीक है, अब ये क्लास अपनी हो रही है, इसके अलावा जो है जैसे अपने जो कुछ और डेटा आएंगे उसकी अलग से क्लास करवा दूंगा। फिर बात करते हैं कृषि के उपक्षेत्र। तो कृषि के विभिन्न उपक्षेत्र उनका योगदान देखो। सबसे पहले अपन बात करें फसलें, तो फसल का योगदान 54.3% के साथ कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। फिर बात आती है पशुधन की, पशुधन 30.2% के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। फिर बात करें वानिकी की, तो 7.9% के जो है साथ ये तीसरे नंबर पर है। और बात करें मत्स्य की, तो मछली जो है वो आपका मछली जो पालन है वो आपका 7.6% के साथ चौथे स्थान पर कुल जो कृषि उपक्षेत्र है उनमें शामिल है। तो सबसे बड़ा योगदान किसका? आपका फसलों का। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं बागवानी की। हिस्सेदारी की बात करें तो कुल फसलों इनके जीवीए में बागवानी का योगदान 33% है। मतलब जितनी भी फसल है इसको अगर 100% मान के चले तो बागवानी जो है उसका योगदान कितना है फसलों में? 33% है। और भारत जो है बागवानी उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। अभी जो है जैसे कि अपनी क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद में जो है कुछ टाइम के बाद में जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर ये पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में डाल दी जाएगी। और अपना जो कलाम की टेस्ट चल रही है वो भी पहले से वहां पर अपलोड कर दी गई है सॉल्यूशन के साथ में। तो बागवानी में जो भारत का हिस्सा दूसरा है और 33% जो है कुल फसल में बागवानी फसलें होती है। फिर बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन पर। तो खाद्यान्न उत्पादन में जो है भारत का खाद्यान्न उत्पादन 3,577 लाख मीट्रिक टन, नोट कर लेना, 3,577.3 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इंपोर्टेंट बनता है खाद्यान्न उत्पादन। और पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। नोट वापस कर सकते हो, वैसे पीडीएफ में आपको दे दूंगा, इसके नोट्स बना लेना। कोई नया डेटा हो आएगा वो मैं आपको एग्जाम से जस्ट पहले जून में करवाऊंगा, क्योंकि अभी जो थोड़ा सा कुछ डेटा चेंज हो सकते हैं, कुछ डेटा जो है नया भी आ सकता है। तो 3,577.3 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो पिछली बार की तुलना में 254.3%, 3 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। अब कोई वैश्विक रैंकिंग की बात करें कि भारत का प्रथम स्थान किन किन चीजों में है, तो भारत दुनिया में नंबर 1 जो आपका, एक तो आपका दूध में वैश्विक उत्पादन का 25% हिस्सा जो है दूध का भारत में उत्पादित होता है। दूध सबसे ज्यादा भारत में है। मसाले सबसे ज्यादा उत्पादन और निर्यात दोनों में प्रथम है भारत। मसालों को ही लेकर जो है पहले जो है व्यापारी आते थे, जो अंग्रेजों से पहले डच वगैरह फ्रेंच वगैरह आए थे, तो मसालों में भी भारत क्या है? प्रथम है, उत्पादन में भी और निर्यात में भी। सूखा प्याज, सूखे प्याज में वैश्विक हिस्सेदारी 25% है, और ये रैंक 1 वाली बात अपन कर रहे हैं। फिर बात करें दलहन की, जो दालें आती है उसमें विश्व का 25% है और इसमें भी भारत क्या है? प्रथम है। फिर बात करें अन्य जो चीजें जिसमें भारत प्रथम है, तो जूट में भारत प्रथम है, आम में भारत प्रथम, पपीता भी प्रथम, मिलेट्स यानी जो मोटा अनाज है, कौन सा? मोटा अनाज, जैसे बाजरा वगैरह, मक्का वगैरह, खास करके बाजरा, तो मोटा अनाज है उसमें भी भारत क्या है? प्रथम है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भारत प्रथम किस में है, तो दूध, मसाले, सूखा प्याज, दलहन, जूट, आम, पपीता और मोटा अनाज, इसमें बाजरा वगैरह शामिल है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप जिसका नाम है परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आपको दो चीज मिल रही है। एक तो सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर की क्लासेस, सॉरी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, जो आपको अभी ऑफर चल रहा है नए वर्ष का, हिंदू नव वर्ष का, 34 रुपए में। और आपका मजे की बात है, नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक के टेस्ट मिलेंगे, हर एक महीने का अलग टेस्ट प्लस खेल पुरस्कार, और इसके अलावा बजट आर्थिक समीक्षा का अलग टेस्ट और डेमो टेस्ट फ्री दिया, ताकि आपको पता चले कि टेस्ट सीरीज के अंदर है क्या। मेरे कहने पर, क्योंकि जीवा स्टडी के खुद के नोट से बनाए हुए टेस्ट है, ऐसा नहीं कि मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया आपको। इसके अलावा एक सेकंड ग्रेड की जो जीके पेपर 1 है उसकी 55 टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिल रही है, 55 टेस्ट, और इसके डेमो टेस्ट फ्री दिया है, और ये मात्र 199 रुपए में आपको मिल रही है, मात्र 199 रुपए में। एक बार जरूर आप जाकर विजिट करें। मेरे कहने पर कोई भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है, और डेमो टेस्ट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार रियल में इतने कम रुपए में, क्योंकि आजकल 2000-1500 रुपए से कम में कोई टेस्ट सीरीज मिलती ही नहीं है। अब बात करें वैश्विक रैंकिंग में द्वितीय स्थान यानी दूसरा रैंक किन किन चीजों में है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले खाद्यान्न में, यानी चावल और गेहूं दोनों में चीन पहले स्थान पर और भारत है दूसरे स्थान पर। नकदी फसलें, जिनसे मतलब पैसा कमाया जा सकता है, एक प्रकार से व्यवसायिक फसलें कह सकते हैं, जैसे गन्ना, चाय और कपास, इन तीनों में चीन के साथ संयुक्त रूप से जो है कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर। इस बार सेकंड स्थान पर गन्ना, चाय और कपास। सब्जियां और फल, इनमें जैसे आलू, केला और नींबू, तीनों में कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर। और वैश्विक योगदान इन श्रेणियों में भारत की हिस्सेदारी 12 से 13% है, और दुनिया में दूसरे नंबर पर है खाद्यान्न, जिसमें चावल और गेहूं, नकदी फसलें, गन्ना, चाय, कपास, सब्जियां और फल जैसे आलू, केला और नींबू। वैश्विक योगदान जो है 12 से 13% और सेकंड नंबर पर है।
फिर प्रमुख राज्यों की रैंकिंग, दूध में बात करें तो उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर, राजस्थान 2 पर और मध्य प्रदेश 3, मतलब कुल मिलाकर जो है तीनों पड़ोसी जो राज्य हैं यहीं का जो है सारा दूध उत्पादन होता है। तो भारत जो है आपको पता है दूध में नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश जो भारत में नंबर 1 है, राजस्थान 2 नंबर पर, मध्य प्रदेश 3 नंबर पर। सरसों और बाजरा जो है राजस्थान पूरे जो है भारत में प्रथम स्थान पर, अपने को पता है, इसको अलग से वैसे देख चुके हैं। अंगूर, अंगूर जो है महाराष्ट्र देश का 67% जो है उत्पादन अकेले करता है और सेकंड जो स्थान आता है इसमें वो आता है कर्नाटक का। किसका? कर्नाटक का आता है सेकंड स्थान अंगूर में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अंगूर महाराष्ट्र में। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश 1 नंबर, मध्य प्रदेश 2 नंबर पर है और पंजाब 3 में। कुल मतलब जितना भी अनाज होता है, खाद्यान्न होता है, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 2 है और पंजाब 3 है। अंगूर में ध्यान रखना सेकंड कर्नाटक है, वैसे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर विशेष जो है फसल डेटा, ठीक है। अब जो है कपास जो है इसमें भारत और चीन संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। कपास में भारत और चीन संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। मांस उत्पादन में भारत की विश्व में चौथी रैंक है। कौन सी रैंक है? चौथी रैंक है। मत्स्य उत्पादन में जो है भारत की विश्व में दूसरी रैंक है। वैश्विक हिस्सेदारी है 8%। आप जो है ध्यान दे लेना, भारत और चीन संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है कपास में। मांस में जो है भारत की चौथी रैंक है। मत्स्य उत्पादन में भारत की दूसरी रैंक है और कुल वैश्विक हिस्सेदारी 8% है। बात करें पुष्प क्रांति की, यानी कि जब फूलों की बात करें तो ये उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें भारत दूसरी रैंक पर है। कौन सी रैंक पर है? दूसरी रैंक पर है। किसमें? पुष्प या फूलों में, ठीक है। अब कुछ योजना है जिनको अच्छे से देख लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं पीएम धन धान्य कृषि योजना। पीएम है धन धान्य कृषि योजना। केंद्रीय बजट 2025-26 में इस नई योजना की घोषणा की गई, ठीक है। उद्देश्य 100 आकांक्षी जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाना, फसलों को विविधीकरण करना और सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना। विविधीकरण मतलब एक से अधिक फसलें बोना। ये पीएम धन धान्य योजना जो आपकी है, यहां से नई योजना 2025-26 जो बजट है उसमें इसको याद रखना। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के 8 जिले शामिल है, पहले तो ये ध्यान रखना, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर, चूरू, मतलब पुराने के हिसाब से जो रेगिस्तानी जिले आपके वो सारे ही शामिल है। ये मान लो सिरोही के अलावा जो है, सिरोही की ज्यादा रेगिस्तानी आधा पहाड़ी है, सिरोही को छोड़ दो, सीकर को छोड़ दो, बाकी जो है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर हो गए, बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, नागौर हो गया और जालोर, पाली हो गया, ठीक है। ये 8 जिले पीएम धन धान्य कृषि योजना में है। टोटल अपने 100 आकांक्षी जिलों को शामिल पूरे देश से किया जाएगा। फिर आते हैं दालों और तिलहन के लिए नए मिशन, जो 2025-26 के अनुसार दालों में आत्मनिर्भरता मिशन क्या है कि भारत को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से ये नया मिशन शुरू किया गया है। नाम है दालों में आत्मनिर्भरता जो मिशन, 1 अक्टूबर 2025 से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन वर्ष 2007 में शुरू हुए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम 2025 में बदलकर पोषण मिशन शब्द जोड़ दिया, मतलब पहले इसका नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अब होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन, ठीक है। इसमें केंद्र राज्य का अनुपात भी ध्यान रखना, 60:40 है। फिर तिलहन में ऑयल पाम मिशन, ये क्या है? इसका लक्ष्य 2030-31 तक 70 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन हासिल करना। तिलहन और पाम ऑयल में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं कई बार, 2030-31 तक 70 मिलियन मीट्रिक टन लक्ष्य हासिल करना। फिर पुराने वही वाले जो है वापस योजना, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी और ऋण सीमा वृद्धि, यानी कि 2025-26 में क्या अपडेट आया किसान क्रेडिट कार्ड में? तो 2025-26 जो बजट है उसमें केसीसी की ऋण सीमा जो पहले 3 लाख थी उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। नोट कर लेना, क्वेश्चन पक्का बनेगा कोई ना कोई शिफ्ट में। किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसकी ऋण सीमा की में जो है 3 लाख से कितनी कर दी, बढ़ी 5 लाख। ब्याज दर की बात करें तो सामान्य ब्याज दर 7% है, लेकिन भुगतान करने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। ध्यान रखना केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड योजना में। किसान ऋण पोर्टल, किसानों के लिए विशेष डिजिटल पोर्टल 2030 में शुरू किया गया था। तो ज्यादातर चीज आपको नोट करनी है वो यही करनी है कि 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है सीमा। फिर बात करें पीएम किसान और राजस्थान की इसमें स्थिति। पीएम किसान सम्मान निधि जो अपने 2000 रुपए मिलते हैं आपको, ठीक है, उनकी जो 3 किस्त आती है, इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। राजस्थान में कुल राशि केंद्र सरकार द्वारा 6000 प्रतिवर्ष और राजस्थान सरकार द्वारा 3000 अतिरिक्त जो है बजला सरकार ने इसकी घोषणा की थी। 2000 की 3 किस्त आती थी किसानों के, अब 9000 रुपए आते, 3000 की अतिरिक्त किस्त जो है बजला सरकार ने घोषणा की थी। कुल वर्तमान राशि जो राजस्थान के किसानों को 9000 रुपए प्रतिवर्ष मिल रहे हैं और भविष्य में 12000 करने की योजना है, वो बात की बात है, लेकिन वर्तमान में कितने मिल रहे हैं? 9000, जिसमें 6000 केंद्र सरकार देती है और 3000 राज्य सरकार। फिर ई नाम, ये एक डिजिटल मंडी है, तो क्यों ना सकता है डिजिटल मंडी, नाम है ई नाम। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई थी, जहां किसान अपनी फसलें ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य उनको याद रखना है। एग्रीस्टेक योजना, कौन सी एग्रीस्टेक योजना? इसके तहत किसानों को 11 अंकों की एक डिजिटल फार्मर आईडी दी जाती है। तो कई बार पूछ लेते हैं और पूछ लिया भी गया कि एग्रीस्टेक जो किसान आईडी उसमें कितने अंक है? तो 11 अंक है। प्रीमियम राशि क्या है? रबी की फसलों के लिए 1.5% फसल बीमा, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, जो काम आ सकती है, जो आपकी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत रबी की फसलों के लिए 1.5%, खरीफ की फसलों के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5% क्या है? प्रीमियम राशि है। अब और आगे बढ़ते हैं। नमो ड्रोन दीदी एवं एग्रीस्टेक, नमो ड्रोन दीदी योजना, नाम ध्यान रखना, नमो ड्रोन दीदी योजना। उद्देश्य क्या है? महिला स्वयं सहायता जो समूह है उनको ड्रोन उपलब्ध कराना, ताकि वे खेती में उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कर सके। भले ही वो जो ड्रोन को किसी खेजड़ी में टिका दे, लेकिन उनको ड्रोन उपलब्ध करवाएंगे। तो महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वह खेती में जो उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कर सके। भारत में शुरुआत हुई थी 30 नवंबर 2023 को, राजस्थान में शुरुआत हुई 11 मार्च 2024 को और कोटा जिले से। ये ध्यान रखना है, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुभारंभ राजस्थान में कोटा जिले से 11 मार्च 2024 को हुआ था और भारत में ये 30 नवंबर 2023 को ही शुरू हो गया था। एग्रीस्टेक वही बात आ गई, 11 अंकों की फार्मर आईडी है और ये खरीफ 2025 से पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। मतलब तो खरीफ
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश आपका स्वागत करता हूं। तो कल अपनी क्लास देखी थी जिसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए अपने राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 देखी थी, क्योंकि राजस्थान जलवायु अपने जो सिलेबस में तो वहां से आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो मानसून की रिपोर्ट से आते हैं। वैसे अपने जो भारतीय जलवायु भी जो सिलेबस में तो भारतीय जो मानसून है वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज अपन देखेंगे, आपने कमेंट भी किया था कि भारतीय मानसून रिपोर्ट कराओ, तो ये अपन देखेंगे भारतीय मानसून रिपोर्ट 2025, मानसून रिपोर्ट 2025। इसको एकदम अच्छे से देखेंगे। और मानसून जो आपका ये कहां से कहां चलता है, जून से सितंबर। तो 2025 की रिपोर्ट को एकदम अच्छे से देखेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। सबसे पहले अपन भारतीय मानसून का प्रवेश देखते हैं कि भारतीय मानसून ने कब प्रवेश किया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रवेश। तो भारतीय मानसून जो है इसने आपका सबसे पहले 13 मई को, कब है 13 मई को जो है, एक मिनट, 13 मई को निकोबार द्वीप पर प्रवेश किया, निकोबार द्वीप पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो है भारतीय मानसून ने 13 मई को निकोबार द्वीप पर जो है प्रवेश किया, जो आपका सामान्य से 9 दिन पहले था। सामान्य से 9 दिन पहले प्रवेश कर दिया, 9 दिन पहले प्रवेश। तो एक ये ध्यान रखना है। राजस्थान की रिपोर्ट अपन कल देखिएगा, अच्छे तरीके से अपन जो है भारत के संदर्भ में देखेंगे। दोनों की पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उस पर डाल दी जाएगी। ठीक है, अब जो आता है आपका कि प्रवेश के बाद में जो है पूरे के पूरे भारत का जो मुख्य भूमि है उसमें जो है कब आया हुआ। ठीक है, निकोबार द्वीप जो मुख्य भूमि का स्थान है। तो फिर अगर अपन बात करें प्रवेश की, तो आपका 24 मई को, कब है 24 मई को भारतीय मानसून मिजोरम और केरल में प्रवेश किया, केरल में प्रवेश। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि मिजोरम और केरल में 24 मई को प्रवेश किया, जो सामान्य से 8 दिन पहले है। 8 दिन पहले क्यों? क्योंकि सामान्य जो है आपका कितनी 1 जून को प्रवेश करता है, 1 जून को प्रवेश होता है, प्रवेश सामान्य थे। ठीक है, लेकिन इस बार 8 दिन जो है पहले ही जो है 24 मई को ही भारतीय मानसून जो है भारत की जो मुख्य भूमि है जिसमें मिजोरम और केरल शामिल है वहां पर प्रवेश कर चुका था। और वैसे भारत में बात करें तो 13 मई को निकोबार द्वीप पर जो है सामान्य से 9 दिन पहले ही प्रवेश कर चुका था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर बात करें कि पूरे भारत में जो है कब जो है ये विस्तारित हो गया, तो 29 जून को, कब है 29 जून को संपूर्ण भारत में विस्तार। और ये जो संपूर्ण भारत में जो विस्तार हुआ था मानसून का, वो कितने दिन पहले हुआ? ये सामान्य से 9 दिन पहले, क्योंकि सामान्य ये आपका 8 जुलाई को होता है, 8 जुलाई को। तो सामान्य से 9 दिन पहले आपका 29 जून को ही जो है मानसून पूरे भारत में क्या हो गया, विस्तारित हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं परिवर्तन की, वापस जाना कब शुरू हुआ, तो 23 सितंबर को, 23 सितंबर को जो भारतीय मानसून है इसने जो है राजस्थान से प्रतिवर्तन शुरू कर दिया। सबसे पहले राजस्थान से ही प्रतिवर्तन होता है, तो राजस्थान से प्रतिवर्तन शुरू। ठीक है, और वापस एक चीज ध्यान में रख लेना, जो प्रतिवर्तन है वो सामान्य से 6 दिन बाद में हुआ था, सामान्य से 6 दिन देरी से, या हम थोड़ा सा लिख देते हैं, सामान्य जो मानसून परिवर्तन होता है उसे 6 दिन देरी से हुआ था ये। और ये 6 दिन की देरी से मतलब सामान्य 17 सितंबर को हो जाता है ये। ठीक है, कब हो जाता है? 17 सितंबर, सामान्य उसे 6 दिन देरी से हुआ था। ठीक है, फिर बात करें पूरे भारत से। ठीक है, पूरे भारत से, संपूर्ण भारत से, पहले डेट लिख देता हूं मैं क्योंकि ऊपर अपने पहले डेट लिखी है। तो 16 अक्टूबर को, कब है 16 अक्टूबर को संपूर्ण भारत से प्रत्यावर्तन, संपूर्ण भारत से प्रतिवर्तन, यानी कि 16 अक्टूबर को जो है पूरे भारत से जो है आपका क्या चला गया, मानसून बाहर चला गया, जो आपका सामान्य से एक दिन की देरी है, एक दिन की देरी, यानी सामान्य है आपका 17 अक्टूबर को जाता है, तो एक दिन की देरी हुई 17 अक्टूबर की जगह। तो ये आपको ध्यान में रखना। वापस मैं दिखा दूं, भारतीय मानसून प्रवेश किसका किया इसने, 13 मई को निकोबार द्वीप पर, जो सामान्य से 9 दिन पहले था। ठीक है, 24 मई को इसने भारत की जो मुख्य भूमि है जिसमें मिजोरम और केरल शामिल है उसमें प्रवेश किया, और ये सामान्य से 8 दिन पहले, क्योंकि सामान्य 1 जून को प्रवेश करता है मुख्य भूमि पर। ठीक है, फिर बात करें 29 जून की, तो 29 जून को संपूर्ण भारत में विस्तार हो चुका था किसका, मानसून का, जो सामान्य से 9 दिन पूर्व था। ठीक है, फिर बात करें 23 सितंबर को राजस्थान से प्रतिवर्तन, यानी कि मानसून का लौटना शुरू हो चुका था, जो सामान्य से 6 दिन की देरी से था। ठीक है, फिर बात करें 16 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में प्रतिवर्तन हो चुका है, यानी पूरे भारत से मानसून लौट चुका था, तो सामान्य से 1 दिन की देरी थी। सामान्य 17 अक्टूबर को क्या होता है, लौटता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कितनी बारिश वगैरह हुई है। सबसे पहले बात करें वर्षा की मात्रा। तो जो भारतीय मानसून है उसमें इस बार 936.8 mm, और अगर सेंटीमीटर की बात करें, mm को 8 है, छोटा स्मॉल में लिखते हैं mm। ठीक है, अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 93.68 सेंटीमीटर जो है बारिश क्या की गई, दर्ज की गई। ठीक है, जो सामान्य जो एलपीए कहते हैं आपकी दीर्घावधि औसत, जो आपकी पिछले 50 साल की औसत होती है उसको कहते हैं। जो एलपी है कितना है भारत का, एलपी है आपका सामान्य 8.68 मिलीमीटर या 86.86 सेंटीमीटर। ये आपकी जो है सामान्य वर्षा होती है, सामान्य औसत ये है पिछले 50 वर्ष का। अगर एलपी बात करें तो यहाँ पर इस बार जो आपकी ये क्या है, 2025 मानसून की बारिश है, मानसून की वर्षा, यानी कि जो सामान्य आपका औसत है वो आपका 86.86 सेंटीमीटर, और बारिश हुई है 93.68, जो आपकी सामान्य से 8% अधिक है, 8% अधिक है। ये आपको ध्यान में रखना है, सामान्य से 8% अधिक है, और इसका मतलब होता है 108% एलपीए बारिश हुई है इस बार, वर्षा प्राप्त हुई है 2025 में। ठीक है, 8% अधिक है, मतलब एलपीए से 108% वर्षा प्राप्त हुई है। तो वर्षा की मात्रा याद रख लेना। राजस्थान के संदर्भ में कल बता चुका, भारत के संदर्भ में देख लेना, 936.8 मिलीमीटर या 93.60 सेंटीमीटर 2025 में। जो आपकी दीर्घावधि औसत है, मतलब एलपीए वो है आपका 86.86 सेंटीमीटर या 868.6 मिलीमीटर। तो सामान्य औसत ये थी, तो सामान्य से 8% अधिक हुई है, मतलब 108% एलपीए वर्षा प्राप्त हुई है। अब जो संपूर्ण भारत को आपका 4 रीजन में या 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, जो भारतीय मानसून है उसको 4 भागों में बांटा हुआ है। तो भारतीय जो क्षेत्र है इसको 4 भागों में बांटा हुआ है, 4 भाग में बांटा गया है। किसमें, मानसून में। ठीक है, इसमें राज्य वगैरह का कोई रोल नहीं है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो आपका उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर और पश्चिम दोनों भारत इसमें आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जो है मध्य भारत। कौन सा भारत है? मध्य भारत। ठीक है, तीसरा जो आपका है वो है प्रायद्वीप में जो आपका दक्षिणी भारत आ जाता है। इसमें कौन सा आ जाता है? दक्षिणी भारत। और फिर आपका पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत। ये जो है मुख्यतः आपके 4 भागों में बांटा हुआ भारतीय क्षेत्र को मानसून के आधार पर। तो यहाँ पर जो आपका एलपीए प्राप्त हुआ है, एलपीए मतलब जो दीर्घावधि औसत है, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है, उसका उत्तर पश्चिमी भारत में 127% प्राप्त हुआ है, मतलब जितनी होनी थी उससे 27 ज्यादा हुई है, तो 127 हो गया एलपीए। ठीक है, मध्य भारत में 115 एलपीए, यानी कि औसत से 15% अधिक बारिश हुई है। प्रायद्वीप भारत के दक्षिण भारत की बात करें तो 110%, यानी कि औसत से 10% अधिक। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 80% हुई है। ध्यान में रख लेना, सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। और एक चीज और, 1901 के बाद
दूसरी सबसे कम बारिश है पूर्वोत्तर भारत में, दूसरी सबसे कम बारिश किसमें? पूर्वोत्तर भारत में। यानी कि पूर्वोत्तर भारत में 1901 यानी 125 साल के बाद जो अंदर है वो दूसरी सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। तो ये चीज भी आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते थोड़ा और आगे, कल वाली क्लास आपने देख ली, राजस्थान वाली को भी अच्छे से देख लें। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपन जो आपकी ये जो भारतीय क्षेत्र 4 भागों में बांटा हुआ है, वैसे जो है इस 4 भागों को बांटा गया है। भारतीय इस 4 क्षेत्रों को जो है कितने 36 उपमंडलों में बांटा गया है। कितने 36 उपमंडल, क्योंकि राजस्थान है ना उसको भी 2 उपमंडल में बांटा गया है। जैसे राजस्थान जो है ना उसमें पूर्वी राजस्थान को अलग बांटा गया है और जो है पश्चिमी राजस्थान को अलग। तो आपके यहाँ पर राज्यों की चर्चा नहीं होगी, क्वेश्चन आएगा तो मंडल से आएगा। तो पूरे भारत को 36 क्या उपमंडल में बांटा गया है। अब इन 36 उपमंडल में ध्यान रख लेना, कलर चेंज कर देता हूं। जो आपके 18 उपमंडल है ना, इनमें हुई है औसत से अधिक बारिश, औसत से अधिक वर्षा 36 में से 18 में। जैसे नॉर्थ ईस्ट के 7-8 स्टेट है उनको एक ही माना गया, एक ही मंडल। राजस्थान को 2 भागों में, उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, ऐसे करके टोटल 36 उपमंडल बांटे गए। तो 18 ऐसे उपमंडल है जहां औसत से अधिक बारिश हुई है, 11 उपमंडल ऐसे जहां पर औसत बारिश हुई है। ठीक है, और बात करें 7 उपमंडल ऐसे हैं जहां पर जो है औसत से कम बारिश हुई है, औसत से कम बारिश हुई है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो भाग की बात करें तो ये 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो है ये ध्यान रखना आपको। दूसरा, सर्वाधिक बारिश कहां हुई? उत्तर पश्चिमी भारत में हुई है और सबसे कम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में हुई है। ठीक, ये सबसे अधिक हो गई, सबसे अधिक, और नीचे वाली क्या हो गई? सबसे कम, ये हो गई सबसे कम। ठीक, अब बात करें जो 16 उपमंडल है, ये 4 भाग फिर 16 उपमंडलों में बंटे हुए, जिसमें 18 जो उपमंडल है उसमें औसत से अधिक बारिश हुई है, 11 में औसत हुई है और 7 में औसत से कम हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं जिलों की। ठीक है, पूरे भारत की बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक। लिंक जो है परफेक्ट मॉक, स्पेलिंग आप देख सकते हो, जीवा स्टडी का खुद का ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। कहां से? प्ले स्टोर से। यहां पर आपको सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिल रही है, एक तो आपकी फर्स्ट पेपर जीके की और दूसरी मिल रही है आपकी करंट अफेयर की। ठीक है, और मात्र 50 रुपए में ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। यहां पर आपके 7 महीनों का करंट का प्लस आर्थिक समीक्षा बजट और इनके अलग से टेस्ट है। दोनों में डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं, सारे टेस्ट खुद से बनाए हुए हैं। तो एक बार जरूर आप अपना ऐप है परफेक्ट मॉक उसको विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी? जिलों की। जो आंकड़े प्राप्त हैं उन जिलों की बात करें तो भारत के संदर्भ में ये भी, भारत के संदर्भ में आपका 738 जिलों का डेटा प्राप्त हुआ, 738 जिला। ठीक है, इनमें ध्यान में रख लेना 67 जिलों में क्या हुआ? अत्यधिक बारिश हुई, अत्यधिक वर्षा। कितनों में? 67 में। ठीक है, 187 जो जिले हैं उनमें अधिक बारिश, या हम कह सकते हैं सामान्य से अधिक। अत्यधिक का मतलब तो बहुत ज्यादा हो गया, इनमें हो गया सामान्य से अधिक। कितनों में? 187 जिलों में। फिर बात करें 327, साथ ही साथ आ रहे लास्ट में। ठीक, 327 जो जिले आपके उनमें सामान्य वर्षा हुई है, सामान्य वर्षा। ठीक है, फिर बात करें 134 जिले, 134 जिले इनमें ऐसे हैं जिनमें सामान्य से कम बारिश हुई है, सामान्य से कम वर्षा। ठीक है, और 12 जिले ऐसे हैं, कितने? 12, जहां पर आपके बहुत कम बारिश हुई है, बहुत कम वर्षा। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना। देखो, जिले ध्यान में रख लेना, उपमंडल ध्यान में रख लेना, और फिर आपका भारतीय क्षेत्र 4 भागों में बंटा है उसको ध्यान में रख लेना। और अब आज का लास्ट है राजस्थान के संदर्भ में अपन देख चुके, सर्वाधिक वर्षा सितंबर में, न्यूनतम हुई थी जुलाई में। लेकिन यहाँ पर जो महीनों के हिसाब से देखें तो एक महीना हो गया जून, दूसरा हो गया जुलाई, तीसरा अगस्त और चौथा हो गया आपका सितंबर। ठीक है, ये हो गया जून का जो एलपी है, एलपी यानी लॉन्ग पीरियड, जो एवरेज 109% है, यानी कि सामान्य से 9% अधिक बारिश हुई, भारत की बात हो रही है। जुलाई का 105% है, अगस्त का भी 105% है और सितंबर का जो है 115% है, यानी कि सर्वाधिक यहाँ भी कहां पर हुई? सर्वाधिक वर्षा हुई आपकी सितंबर में। ठीक है, न्यूनतम दोनों जुलाई अगस्त में न्यूनतम मान सकते हैं, ओवरऑल न्यूनतम। राजस्थान में तो जुलाई में 100 से भी कम थी, तो यहाँ पर दोनों में बराबर है, तो न्यूनतम इन दोनों में मान सकते हैं। अब जो है ना, जो वर्षा का असमान वितरण हुआ, वर्षा का ये ध्यान में रखना, असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब जो है ना, जैसे राजस्थान है, राजस्थान जो है आपका, राजस्थान में जो हुई औसत से अधिक वर्षा, औसत से बहुत अधिक वर्षा। ठीक है, और जो पूर्वोत्तर राज्य जैसे चेरापूंजी वगैरह, पूर्वोत्तर राज्यों में क्या हुई? औसत से कम वर्षा, औसत से कम वर्षा। यही हुआ ना। तो यहाँ ये इसका कारण क्या है? इनका कारण है आपका प्रशांत महासागर में, जो आपका प्रशांत महासागर में लालिना का बनना, लालिना का बनना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पूरा अच्छे से मैंने समझा दिया है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि जो है भारतीय जो मानसून रिपोर्ट का लाभ हो रहे थे तो मैंने करवा दिया आपको अच्छे से। लेकिन इसके लिए आपको चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करना होगा और आपको एकदम अच्छे तरीके से एग्जाम तक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सब एकदम अच्छे से करवाऊंगा। सब्सक्राइब जीवा स्टडी। धन्यवाद।